हाउस के सभी लोग मिडवॉक के जवाब का इंतजार कर रहे थे। असल में वे सब गैरी के अतीत के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक थे। गैरी एक वेयरवुल्फ क्यों है? वेयरवुल्व्स आखिर आए कहां से? हालांकि गैरी ने उन पर भरोसा करके बहुत कुछ बताया था, फिर भी उसकी नई पहचान से जुड़े कई सवालों के जवाब उसके पास खुद भी नहीं थे। उसे बस इतना पता था कि अब वह पूरी तरह इंसान नहीं रहा, लेकिन वह न तो पूरी तरह ऑल्टर्ड था और न ही सिर्फ एक बीस्ट। असल सवाल तो यह भी था, क्या मिडवॉक उनके सवालों का जवाब देगा भी? उसके पास उनकी मदद करने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए काई ने उसे खाने की पेशकश की। उसे पूरा भरोसा था कि यह ऐसी चीज है जिसकी एक ओमेगा वेयरवुल्फ को सबसे ज्यादा तड़प होती है। उन्होंने उस व्यक्ति की लाश के टुकड़े कर दिए जो शुरुआती अम्बश के दौरान मारा गया था। वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि मिडवॉक बहुत ज्यादा एनर्जी वापस पा ले, इसीलिए उन्होंने ऑल्टर्ड का मांस देने के बजाय इंसान का मांस इस्तेमाल किया। कमरे में मौजूद किसी को भी मृत व्यक्ति का इस तरह अपमान करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन काई ने खुद कोई हैकर समझाया, जिंदा दोस्तों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि खाना मुझे ललचा देगा? मिडवॉक ने पूछा। उसके होंठ के किनारे से हल्की सी लार टपक रही थी। अगर मिडवॉक बात करने से इनकार करता तो शायद गैरी को पैक रूल्स बदलने पड़ते, लेकिन नियमों के अनुसार मिडवॉक को हाउलर्स के आदेश मानने ही थे और कोई अदृश्य ताकत उसे बोलने के लिए मजबूर कर रही थी। सबसे पहले तुम बेवकूफ हो, मिडवॉक ने ऐलान किया। उसकी नजर बार बार उस मांस वाले बैग पर जा रही थी। अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जरा भी पता होता और पर्दे के पीछे क्या चलता है ये समझते, तो तुम लोग चुपचाप नीचे ही रहते। लेकिन अब तुम्हारे गैंग ने टियर 2 सिटी पर कब्जा कर लिया है। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, ऐसी चीज हर दिन नहीं होती। और अंदाजा लगाओ कितनी बार टियर 3 गैंग ऐसा कारनामा कर पाती है। बहुत जल्द सबकी नजर तुम पर होगी। हर कोई तुम्हारी जांच करेगा क्योंकि हर कोई हाउलर से सावधान रहना चाहेगा। उसकी बात सच थी, लेकिन गैरी को अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसे अभी भी याद था नंबा के चेहरे की खुशी और काई के चेहरे की संतुष्टि जब उसने मिडवॉक को गिरते देखा था। वह सब इसके लायक था। जो हो गया सो हो गया, गैरी ने शांत आवाज में कहा। अब हमें बस आगे बढ़ना है और जो भी सामने आएगा उसका सामना करना है। मिडवॉक ने गहरी सांस छोड़ी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इन लोगों से हार गया, और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। शायद थोड़ा सच बता देने से कम वह इतना मूर्ख नहीं लगेगा। उफ, ऐसे बेवकूफों से निपटना बेहद चिढ़ाने वाला है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि वे कितनी बुरी तरह फंस चुके हैं। मिडवॉक बड़बड़ाया, पहली बात, मेरे साथ क्या हुआ यह तुम्हारा मामला नहीं है और इससे तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। तो छोटी कहानी यह है कि मैं एक वेयरवुल्फ हूं जो पहले एक अलग पैक का हिस्सा था। मुझे हमारी हिस्ट्री में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि वह पैक कितनी पुरानी है, लेकिन वह बहुत पुराने समय से मौजूद है, शायद पहले वेयरवुल्व्स के समय से भी। और जब मैं उसका हिस्सा था तो वह तुम्हारे इस दयनीय पैक से काफी बड़ा था। वह हल्का सा रुका। एक दिन मैं वह खांसकर बोला, मतलब मैंने पैक छोड़ दिया कुछ मतभेदों की वजह से। आखिरकार मेरी मुलाकात स्लिथ से हुई, जिसने मुझे स्कैटरबग्स में जगह दी। मैं उसके साथ इसलिए रहा क्योंकि उसे पैसे कमाने की अच्छी समझ थी और मजबूत लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करने की थी। मिडवॉक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मैं किसी भी समय उसे मारकर गैंग का लीडर बन सकता था, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। वह मेरे लिए एक स्मोक स्क्रीन था। उसकी वजह से मुझ पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं उनकी नजर में आ गया वे मुझे खत्म करने के लिए किसी को भेज देंगे। फिर उसने गैरी की तरफ देखा, लेकिन तुम्हारे लीडर के आने से सब बदल गया। कितने साल हो गए मुझे खुद नहीं पता, जब दुनिया में 2 अल्फा मौजूद थे। मैंने तो बस पुरानी कहानियों में इसके बारे में सुना था। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम सिर्फ एक एनॉमली हो। आखिर कौन इतना बेवकूफ होगा जो तुम्हें अल्फा बना दे? गैरी का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसने खुद को रोके रखा, क्योंकि मिडवॉक की हर बात में कोई न कोई जानकारी छिपी होती थी। काई ने बात को समेटते हुए कहा, तो संक्षेप में तुम्हें तुम्हारे बड़े पैक से निकाल दिया गया। मिडवॉक ने उसे घूरा। काई ने जानबूझकर निकाल दिया गया शब्द इस्तेमाल किया था, और अब समस्या यह है कि दूसरा अल्फा गैरी के अस्तित्व को पसंद नहीं करेगा। काई आगे झुक गया।
वे कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? दुनिया में कुल कितने वेयरवुल्व्स हैं? और तुम्हारे हिसाब से गैरी आखिर अल्फा कैसे बना? मिडवॉक ने कंधे उचका दिए। मुझे कैसे पता होगा? मैंने अभी कहा, मैंने उनकी नजर से बचने के लिए हर संभव कोशिश की। तो जाहिर है मैंने उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जहां तक मुझे पता है, अल्फा बनने के दो तरीके होते हैं। या तो किसी को हराकर उसकी जगह ले लो, या फिर स्वाभाविक रूप से चुने जाओ। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन वेयरवुल्व्स के बीच एक कहानी मशहूर है। उसने शब्दों को जोर देकर बोला, दो अल्फा कभी एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। इसीलिए मैंने दो अल्फा के बारे में सिर्फ पुरानी कहानियों में सुना है। जब भी दो पैक्स बने, वे अंत में किसी न किसी तरह टकराए ही हैं। मिडवॉक की आंखें चमक उठी। अगर मैं अल्फा बन जाता, तो सबसे पहला काम क्या करता पता है? जितने ज्यादा लोगों को हो सके टर्न कर देता। वेयरवुल्फ की ताकत बढ़ती है जब वह दूसरों को वेयरवुल्फ बनाता है, और बड़ा पैक होना किसी भी अल्फा के लिए सबसे बड़ा फायदा है। फिर वह जोर से हंसा, और यह तो सच में शर्मनाक है। इतनी शानदार ताकत मिलने के बाद भी उसने क्या किया? कुल मिलाकर तुम लोग 3 छोटे पिल्ले। गैरी को अंदाजा था कि ताकत क्यों बढ़ती है। सिस्टम ने उसे बताया था, हर वेयरवुल्फ को टर्न करने पर उसे फॉन पॉइंट मिलता है, और अगर उसके आसपास वेयरवुल्व्स किसी को हराते या मारते हैं तो उसे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो क्या इसका मतलब है कि वेयरवुल्व्स हमें ढूंढने आएंगे? इनू ने पूछा। मिडवैक ने हाथ हिलाकर कहा, तुम्हारे पीछे। कितने घमंडी हो तुम लोग। तुम न वेयरवुल्फ हो, न ऑल्टर्ड। भले ही तुमने टियर 2 गैंग को हरा दिया हो, उनकी नजर में तुम बस कीड़ों से मक्खियां बने हो। तुम्हारी तरफ ध्यान देने की असली वजह बस तुम्हारे एक्सेस है। तो बधाई हो, अब तुम मक्खियों से बढ़कर चूहे बन गए हो। काय ने तुरंत पूछा, क्या यह इसलिए है क्योंकि वे किंग्स में से एक हैं? मिडवैक मुस्कुराया। भगवान का शुक्र है, तुम लोगों में कम से कम एक समझदार इंसान तो है। वह काय की तरफ देखकर बोला, देखा, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें जिंदा रखना अच्छा फैसला था। मुझे तुम सच में पसंद आए। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके लिए अब थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस हो रहा है। वह मुस्कुराया। पक्का नहीं चाहोगे कि हम साथ काम करें? अपने हरे बालों वाले दोस्त को धोखा देकर खुद बॉस बन जाओ? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें ठंडी हो गई। मिडवैक समझ गया, ये लोग जितने मूर्ख हैं, उतने ही गैरी के प्रति वफादार भी हैं। खैर, तुम सही थे। वेयरवुल्व्स उन अनटचेबल किंग्स में से एक है। इसका मतलब नन गैंग्स, नन गवर्नमेंट, AFA, NIRV, नन ऑल्टर्ड हंटर्स, इनमें से कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। किंग्स इन सब से ऊपर होते हैं। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि उन्हें अभी तक तुम्हारे बारे में पता नहीं चला, तो तुम बेवकूफ हो। मुझ पर भरोसा करो, उन्हें सब पता है। बस अभी तक वे तुमसे मिलने नहीं आए, क्योंकि शायद वे खुद किसी मुसीबत में उलझे हुए हैं। गैरी थोड़ा उलझ गया। अभी मिडवॉक ने कहा था कि वेयरवुल्व्स सभी संगठनों से ऊपर है, तो फिर उन्हें किस तरह की परेशानी हो सकती है? ओलिविया ने वही सवाल पूछ लिया जो गैरी के मन में था। मुसीबत? तुमने अभी बताया कि वेयरवुल्व्स कितने ताकतवर हैं, तो उन्हें किस बात की परेशानी होगी? मिडवॉक ने माथा पकड़ने जैसा चेहरा बनाया। फिर उसने सीधे गैरी की आंखों में देखा। तुम एक डार्क वॉरियर हो, है ना? बाकी लोग अब बातचीत से पूरी तरह उलझ चुके थे, लेकिन गैरी इस नाम को पहचानता था। वह इसे हाल ही में जान पाया था। मिडवॉक धीरे धीरे बोला, तुम काफी भाग्यशाली हो। तुम जो हो, उसे देखते हुए वे तुम्हें सीधे मारेंगे नहीं। तुम उनके लिए जिंदा ज्यादा उपयोगी हो सकते हो, उसने समझाते हुए कहा। सोचो, वेयरवुल्व्स जो सदियों से जी रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। तुम अभी पिल्ले हो, लेकिन तुमने हमारी ग्रोथ स्पीड महसूस की होगी। हमारे एलीट वेयरवुल्व्स के सामने सबसे ताकतवर ऑल्टर्ड भी टिक नहीं सकते। फिर उसकी आवाज गहरी हो गई। तो बताओ, ऐसी दुनिया में उन्हें कौन परेशान कर सकता है? और तुम्हें, एक डार्क वॉरियर को, रेड आइड हंटर क्यों कहा जाता है? गैरी के मन में बिजली सी कौंधी। रेड आइज, ओमेगा वुल्व्स की आंखें पीली होती हैं, बेटा की नीली। रेड आइज, वह तो अल्फा की होती हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तो क्या मैं अल्फा हंटर हूं? उस कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति था जिसे लगभग जवाब समझ आ गया था, लेकिन अगर उसका अनुमान सच था, तो उस सोच ने ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। रेड आइड हंटर गैरी द्वारा खाई को वेयरवुल्फ में बदलने के बाद उस सुनहरे बालों वाले किशोर ने अपने सीमित खाली समय का लगभग पूरा इस्तेमाल उस प्राणी के बारे में गहराई से शोध करने में किया था।
जिसमें वह खुद बदल चुका था। दुर्भाग्य से, चूंकि लगभग कोई भी वेयरवुल्व्स के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत पुराने मिथ और दंतकथाएं ही थे। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर उसे मानना पड़ा कि उनमें से ज्यादातर बातें सच्चाई से काफी दूर थीं। उदाहरण के लिए, चांदी को छूने पर उसे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ था। जब उसे लगा कि उपलब्ध सारे स्रोत खत्म हो चुके हैं, तब काय ने जानकारी पाने के लिए एक और माध्यम की तरफ रुख किया, फैंटेसी नॉवेल्स। यहां समस्या उल्टी थी। ऐसी कहानियां इतनी ज्यादा थी कि वह पूरी जिंदगी में भी सब नहीं पढ़ सकता था। फिर भी उनमें से कुछ जगहों पर उसे काम की जानकारी मिल गई थी। उसे यह नहीं पता था कि उन लेखकों में से किसी ने सच में किसी वेयरवुल्फ को देखा था, या फिर वे बातें सिर्फ किस्मत से सही साबित हो गई थी। लेकिन एक समानता लगभग हर फैंटेसी नॉवल में मिलती थी। एक ऐसा प्राणी जिसे अक्सर वेयरवुल्व्स का प्राकृतिक दुश्मन बताया जाता था, वैम्पायर। और संयोग से उनकी एक खास पहचान भी थी, लाल आंखें। क्या तुम हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि वैम्पायर सच में मौजूद हैं? खाई ने मिडवॉक से पूछा। मिडवॉक ने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे खाई ने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाल लिया हो। बाकी लोग अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तीनों वेयरवुल्व्स की प्रतिक्रिया बस अलग-अलग स्तर का झटका थी। आखिर जब उनका अपना अस्तित्व ही सामान्य समझ से परे था, तो क्या यह मानना इतना मुश्किल था कि दुनिया में और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? डार्क वॉरियर वेयरवुल्फ की एक खास किस्म है, मिडवॉक ने समझाना शुरू किया, जो रात के आसमान के नीचे और भी ताकतवर हो जाती है। हमारे पास उन खून चूसने वालों पर एक बड़ा फायदा है। हमें दिन की रोशनी से कोई समस्या नहीं होती। हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अभी वह मायने नहीं रखता। यह सब कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में अनगिनत सिद्धांत हैं। लेकिन इतना समझ लो कि हमारे और उनके बीच खून का दुश्मनी भरा इतिहास है, जो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक पक्ष पूरी तरह मिट नहीं जाता। और चूंकि ज्यादातर लड़ाइयां रात में होती हैं, इसलिए तुम्हारे जैसे वेयरवुल्फ की बहुत मांग होती है। मिडवॉक की बातों से गैरी समझ गया कि डार्क वॉरियर्स वेयरवुल्व्स के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही अलग-अलग पैक्स एक दूसरे से लगभग अलग परिवारों की तरह रहते हों, लेकिन उनका एक साझा दुश्मन था। और फिलहाल वे गैरी को इसलिए नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह क्या है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके सामने उससे भी बड़ी समस्याएं थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या वे सच में मौजूद हैं? मैरी ने घबराहट से पूछा। क्या यह सच है कि वे लोगों का खून पीते हैं, और अगर वे किसी को काट लें तो उसे भी अपने जैसा बना देते हैं? उसके मन में एक भयानक कल्पना उभर आई, बड़े बड़े नुकीले दांत उसकी गर्दन में धंसते हुए। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक बेहद खूबसूरत पीली त्वचा वाली स्त्री का चेहरा भी उभर आया। शायद काटा जाना इतना बुरा भी न हो, मारी बुदबुदाई। फिर उसने तुरंत सिर झटका और खुद को उस ख्याल से बाहर निकाला। लेकिन यह कैसे संभव है कि वे मौजूद हो और किसी को पता ही न हो? मिडवॉक की नजर सबसे पहले मरी पर गई। उसने अपने होंठों पर जीभ फेर ली, जैसे वह कोई स्वादिष्ट भोजन हो। लेकिन उसी पल मेज के नीचे से गैरी ने उसके पिंडली पर जोरदार लात मारी। ओमेगा ने तुरंत दांत निकालते हुए बदलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके पास अब भी इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह दोबारा रूपांतरण बनाए रख सके। तुम लोग इतनी हैरानी क्यों दिखा रहे हो? मिडवॉक ने नाक से फुंकार मारते हुए कहा। तुम्हें अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय तक वेयरवुल्व्स के बारे में भी पता नहीं था, लेकिन अब पता है। सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी चीज को पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। क्या वे भी किंग्स में से एक हैं? काय ने पूछा। मिडवैक ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हमारी तरह वे ऑल्टर्ड बनकर छिप नहीं सकते, इसलिए किंग्स के बीच घुलना मिलना उनके लिए मुश्किल होगा। और जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, वे काफी रहस्यमय किस्म के होते हैं। फिर भी उन्होंने समाज के लगभग हर हिस्से में घुसपैठ कर ली है, और तुम लोगों को शक तक नहीं हुआ। गैंग मेंबर्स, पुलिस, राजनेता, कंपनियों के सीईओज, ये तय करना लगभग असंभव है कि कौन वैम्पायर हो सकता है। मिडवॉक ने कंधे उचकाए। सच कहूं तो वे मूर्ख हैं। इतनी ताकत होने के बावजूद कि वे आसानी से पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, फिर भी किसी कारण से वे कुछ नहीं करते। उन्हें समझना सच में मुश्किल है। समूह ने मिडवॉक से काफी कुछ सीख लिया था, लेकिन उनके सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे।
उन्होंने ये भी पूछा कि किंग्स में से कौन नेता है और किससे उन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद अब अगला विषय था नॉट्सबर्ग और मिडवॉक का भविष्य। अंततः यह तय हुआ कि स्कैटरबग्स आधिकारिक रूप से हाउलर्स का हिस्सा बन जाएंगे और उस अलग विभाग का नेतृत्व स्वाभाविक रूप से ओमेगा यानी मिड करेगा। अगर इस फैसले का कोई विरोध करता या बीच में कोई विवाद पैदा होता तो उसे संभालना भी मिडवॉक की जिम्मेदारी होगी। काय का अनुमान था कि जब मिडवॉक 2-3 बार विरोध करने वालों को हराकर उदाहरण बना देगा तो बाकी सब शांत हो जाएंगे। आखिर ओलिविया के व्यापार के विपरीत जुए के अड्डे वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे। गैंग मेंबर्स को उनकी तनख्वाह मिलती रहेगी। उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव बस इतना होगा कि अब चेकबुक के दूसरी तरफ बैठा इंसान बदल गया है। बस अब तुमने काफी कुछ सीख लिया, मिडवॉक ने हवा सूखते हुए कहा। अब मुझे खाने दो। अभी नहीं, गैरी ने खड़े होते हुए जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि तुम अभी मुझे चुनौती दो। मुझे पता है पैक के सदस्य महीने में सिर्फ एक बार अल्फा को चुनौती दे सकते हैं। मिडवॉक ने आंखें सिकोड़ ली। अगर तुम्हें यह पता है तो फिर मैं अभी तुम्हें क्यों चुनौती दूं? उसकी नजरें जैसे पूछ रही थीं, क्या यह लड़का बेवकूफ है? गैरी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें चुनौती न देने की पूरी आजादी है, लेकिन फिर खाने के बारे में भूल जाओ। जैसा तुमने कहा, हमने तुमसे जितना सीखना था सीख लिया है। और सच कहूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो। गैरी की लाल आंखें सीधे मिडवॉक पर टिक गई। तुम वही व्यक्ति हो जिसने यहां मौजूद मेरे हर दोस्त को मारने की कोशिश की थी। मुझे पता है कि तुम एक ताकतवर सहयोगी बन सकते हो, लेकिन अगर तुम सहयोग नहीं करना चाहते तो हम तुम्हारे बिना भी जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ लेंगे। गैरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी नजर में तुम्हें हमारी जरूरत हमसे कहीं ज्यादा है। आखिर हम ही तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है उस अल्फा से बदला लेने का जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया, और तुम मरकर बदला नहीं ले सकते। इसलिए तुम्हारे पास अभी मुझसे लड़ने के लिए सहमत होने का एक अच्छा कारण है। गैरी ने आगे कहा, मैं तुम्हें हर महीने मुझे चुनौती देने की अनुमति दूंगा। तुम्हें सिर्फ एक बार मुझे हराना होगा और अल्फा की जगह तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद तुम पैक और गैंग के साथ जो चाहो कर सकते हो। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वे गैरी के बिना गैंग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा था कि शायद गैरी के पास मासिक चुनौतियों को रोकने की कोई चाल होगी, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। गैरी ने आगे कहा, गलत मत समझना, मैं तुम्हें यूं ही जीतने नहीं दूंगा। मैं हर महीने तुम्हें हराने की योजना बना रहा हूं, ताकि तुम्हें साबित कर सकूं कि मैं इस जगह के लायक क्यों हूं। और जैसा तुमने कहा, दूसरा अल्फा कभी नन कभी हमारे पीछे आएगा ही। अगर मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति को भी नहीं हरा सकता तो पैक का नेतृत्व वैसे भी तुम्हारे हाथ में होना बेहतर होगा। सोच कर देखो, खाई ने बीच में कहा। गैरी को मना करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम हमारे पैक में रहते हो तो एक दिन तुम्हें अपने पुराने पैक के खिलाफ लड़ने का मौका जरूर मिलेगा। मिडवॉक गहरी सोच में डूब गया। युवा अल्फा ने मुश्किल से ही उसे हराया था और सब जानते थे कि ओमेगा की हार्ड टीम वर्क का नतीजा थी। असल सवाल यह था, एक महीने के अंदर गैरी कितना मजबूत हो सकता है? क्या वह फिर से उसे हरा पाएगा? और अगर हरा भी दिया तो लगातार लड़ाइयों में एक न एक दिन मिडवॉक को यकीन था कि वह जीत जाएगा। मैं सालों तक स्लिथ के नीचे काम कर चुका हूं, तो इस नादान के नीचे कुछ महीने और सही। मिडवॉक ने मन ही मन सोचा। ठीक है, भूख के कारण उसका पेट लगभग ऐंठ रहा था। मैं अल्फा की जगह के लिए नेता को चुनौती देता हूं। उसी पल गैरी के सिस्टम से एक हल्की डिंग की आवाज आई, लेकिन जितनी जल्दी संदेश आया उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया और उसकी जगह एक नया संदेश उभरा। मिडवॉक ने दांत भींचे। मैं हार मानता हूं। यह शब्द बोलना उसके लिए आसान नहीं था। खाई दोनों वेयरवुल्व्स को देखते हुए गहरे विचारों में डूब गया। मुझे पता है कि यह खतरनाक है, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखना जो हर समय हमारी पीठ में छुरा घोंपने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मिडवॉक असल में पैक पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसका भी हित इसी में है कि हम और मजबूत हों। बस एक ही बात है, गैरी को लगातार उससे ज्यादा मजबूत बनते रहना होगा। शायद यह बुरा नहीं, बल्कि यही चीज उसकी ताकत को आसमान तक पहुंचा दे।
तुम पहले ही अविश्वसनीय गति से बड़े हो गैरी, लेकिन अब तुम्हें इसे जारी रखना होगा। मैं सच में जानना चाहता हूं तुम आखिर कितने मजबूत बनोगे। लड़ाई खत्म होने के बाद आखिरकार मिडवा को उसका खाना मिल गया। हाउलर्स ने जो अविश्वसनीय कारनामा किया था, उसकी खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। इतने बड़े लेवल पर लीडरशिप चेंज होना छुपाना लगभग नामुमकिन था। अंडरवर्ल्ड के अंदर खबर तेजी से फैलने लगी। लोकल गैंग्स एक दूसरे को बताने लगे और कुछ ही समय में यह कहानी हर जगह पहुंच गई। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही पूरे अंडरवर्ल्ड को पता चल गया कि हाउलर्स ने स्कैटरबग्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। एक टियर 3 गैंग जो लगभग एक अननोन टाउन से आई थी, उसने एक दिन से भी कम समय में टियर 2 सिटी पर कब्जा कर लिया था। ऐसी घटना को पहले लगभग असंभव माना जाता था। अगर अलग-अलग सोर्सेस से एक ही खबर रिपोर्ट नहीं हो रही होती, तो शायद कोई इस पर विश्वास ही नहीं करता। आखिरकार स्कैटरबग्स की स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस के बारे में हमेशा यही रूमर्स रहे थे कि वे कुछ टियर 1 गैंग्स के बराबर तक पहुंच चुके हैं। सच्चाई ज्यादा समय तक छिप नहीं सकती थी। खाई को उम्मीद थी कि कोई न कोई फैक्शन उन्हें चैलेंज करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी सामने नहीं आया। यहां तक कि टियर 1 सिटीज की गैंग्स भी चुप रहीं। बल्कि खाई को अपने इंफॉर्मेशन चैनल से जो खबर मिली, वह और भी दिलचस्प थी। अब हाउलर्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी की कीमत अंडरवर्ल्ड में बेहद महंगी कमोडिटी बन चुकी थी। स्लाउथ टाउन। दुनिया के अलग-अलग कोनों में यह खबर पहुंच चुकी थी और हर व्यक्ति की रिएक्शन थोड़ी अलग थी। स्लाउथ टाउन में तो कई लोग इस घटना से पूरी तरह स्टन थे। यह कैसे हो सकता है? बेन क्लोव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और उसे हवा में उठाया। वह अपने डेस्क पर मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया। हाल के दिनों में मेयर को अपनी डेस्क बहुत बार बदलनी पड़ी थी। आखिर ये लोग इतने मजबूत कब हो गए? बेन के दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहा था। कल तक तो इनके पास मुश्किल से स्लफ का एक छोटा हिस्सा संभालने की ताकत थी, और आज ये टियर 2 सिटीज तक एक्सपैंड कर रहे हैं। ये कोई बीमार मजाक होना चाहिए। उनका ग्रुप भी इतना बड़ा नहीं है, फिर भी धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। जितना ज्यादा बेन सोचता, उतना ही उसे अपने फैसलों पर पछतावा होता। उसे अब वो दिन याद आने लगे थे जब उसकी सबसे बड़ी चिंता बस अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स हुआ करते थे। नॉट्सबर्ग के कैसीनो से आने वाली इनकम के साथ वे आसानी से अपने पसंद के कैंडिडेट के लिए कैंपेन फंड कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया, तो मुझे रिप्लेस करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि जेडन अब उन्हें रोक भी पाएगा या नहीं। फिर भी बेन क्लोव अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता था कि स्लफ लगभग उसके हाथ में ही था और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अच्छी बात यह थी कि अगला इलेक्शन अभी कुछ समय दूर था। तब तक उसे बस इंतजार करना था। इतनी बड़ी एक्सपेंशन के बाद कोई न कोई जरूर आएगा हाउलर्स को रोकने के लिए, और अगर वे अपने बचाव में व्यस्त रहेंगे, तो कम से कम मेरा ध्यान उन पर नहीं जाएगा। जेडन क्लोव क्लोव फैमिली का एक और सदस्य भी नॉट्सबर्ग में हुई घटना के बारे में जान चुका था। होली क्रैप! जेडन ने कहा जब वह ड्रेसिंग रूम में बैठा था और हाउलर्स से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज देख रहा था। वह इस समय एक स्किन केयर प्रोडक्ट के फोटोशूट के बीच में था। उसकी लगभग चमकती हुई सफेद स्किन उसे एडवर्टाइजिंग के लिए परफेक्ट बनाती थी। गैरी, मुझे हमेशा पता था कि तुम पागल हो, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। अगली बार जब तुमसे मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा कि आखिर तुमने ऐसा स्टंट क्यों किया। मैंने जब तुम्हें कहा था कि मेरे पास पहुंचो, तो मेरा मतलब था एएफए रैंक्स के जरिए, ना कि इस खतरनाक रास्ते से जो तुम्हें किंग्स का दुश्मन बना सकता है। फिर भी जेडन हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे पास इसके पीछे कोई रीजन होगा। शायद हमारी जिंदगियां मेरी उम्मीद से भी जल्दी फिर से टकराएंगी। एएफए एकेडमी गैरी पर नजर रखने वाले सिर्फ वही लोग नहीं थे जिनके बारे में वह जानता था। एएफए के एक कमरे में प्रोफेसर हम्फ्री अपनी डेस्क पर बैठे थे और अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि यह सब उसी समय हुआ है जब उसने लीव लिया हुआ है। उन्होंने धीरे से कहा, हम सब ने उसकी पोटेंशियल को स्वीकार किया था, लेकिन उसकी ग्रोथ लगातार हमारी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल रही है। मुझे सच में जानने की उत्सुकता है कि वह अगला कदम क्या उठाएगा। उसकी पावर को देखते हुए उसके ग्रेजुएट होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, और संभव है कि वह एकेडमी में अपने करीब के लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल दे।
अकेडमी। अपोलो अकेडमी में सिर्फ प्रोफेसर्स ही गैरी पर नजर नहीं रख रहे थे। अपोलो अपने दो करीबी दोस्तों स्नो और वू के साथ बैठा हुआ था। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ करने को कहा है? स्नो ने पूछा। अपोलो हंस पड़ा। तुम मेरे डैड से मिल चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे उससे दोस्ती करने के लिए कहेंगे? अपोलो की आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मुझे हमेशा से पता था कि गैरी में कुछ खास है, और अब उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया। स्टाई और उसके फादर को देखकर ही समझ आ गया था कि ऐसा कुछ जल्दी या देर से होना ही था। बस फर्क इतना है कि हाउलर्स ने पहले कदम उठा लिया, जबकि हमें लगा था कि कोई दूसरा किंग बेट में फंसेगा। अपोलो हल्का सा मुस्कुराया। खैर, अब इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर एकेडमी या एएफसी में हमारी टक्कर नहीं हुई तो हम बाहर जरूर टकराएंगे। अपोलो बिना किसी शक के गैरी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। राइजिंग फीनिक्स टेरिटरी एक शहर में, जहां समुद्र के किनारे सूरज सबसे तेज चमकता था, वहीं अपनी विला की बालकनी पर खड़ा था किंग सिन। वह समुद्र के दृश्य का आनंद ले रहा था। तभी कमरे में दो आदमी दाखिल हुए। उनके कंधों तक पहुंचने वाले डार्क रेड यूनिफॉर्म से साफ पता चल रहा था कि वे राइजिंग फीनिक्स गैंग के सदस्य थे। सर, हम उन दोनों को ले आए हैं जिन्हें आपने बुलाया था। थोड़ी देर बाद दो और लोग कमरे में आए। एक लगभग मिड ट्वेंटीज का था, दूसरा साफ साफ एक टीनेजर। दोनों तुरंत घुटनों पर बैठ गए और सिर झुका लिया। एक्सलेंट, सिन ने कहा और उनकी तरफ चलते हुए मुस्कुराया। दिखने में दोनों बिल्कुल साधारण थे, लेकिन सिन ने उन्हें यहां बुलाया था एक खास वजह से। तुम दोनों हमारे ग्रुप में ज्यादा समय से नहीं हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोनों ने खुद को काफी यूजफुल साबित किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। घुटनों पर बैठे दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फर्श थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा हो, और वह गर्मी सीधे सिन से आ रही थी। जब तक तुम अच्छा काम करते रहोगे और गैंग के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाते रहोगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी उसी के अनुसार बेहतर होता जाएगा। सिन थोड़ी देर रुका, फिर बोला, खैर, मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया। तुम दोनों स्लो टाउन से आते हो और मुझे उस जगह में दिलचस्पी है। सिन की आंखें हल्की सी चमकी। फिर उसने पूछा, बताओ, हाउलर्स के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? उसके सामने घुटनों पर बैठे थे रेवन और गिल। हाउलर्स के हर ग्रुप और हर डिपार्टमेंट इस समय बेहद बिजी थे। स्कैटरबग्स के पुराने मेंबर्स धीरे धीरे नए रूल्स के साथ एडजस्ट हो रहे थे और समझ रहे थे कि उनका नया लीडर किस तरह से चीजें चलाना चाहता है। बेशक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती या डिसएग्रीमेंट होता, तो मिडवाक को वायलेंस इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन वह वायलेंस भी पूरी तरह अनकंट्रोल्ड नहीं था। पैक के रूल्स अब लागू हो चुके थे, इसलिए हर चीज की एक लिमिट थी। इसके अलावा कार्डेनेस ग्रुप भी अब बिना किसी डर के अपने डेवलपमेंट प्लान पर काम जारी रख सकता था। स्लव में एक नई फैक्ट्री बन रही थी ताकि वहां जॉब्स बढ़े और पूरा शहर लेवल अप कर सके। लेकिन सिर्फ स्लो ही नहीं, नॉट्सबुर्ग में भी एक फैक्ट्री बननी शुरू हो गई थी। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक फैक्ट्री से वह इतनी प्रोग्रेस कर पाएगा। असल वजह यह थी कि काई कार्डेनेस ग्रुप को पहले से कहीं ज्यादा फंडिंग दे रहा था। इतनी फंडिंग जितनी उन्हें पहले के किसी भी डील से कभी नहीं मिलती, और यह पैसा आया था। काय के लिए यह सब बहुत इंपॉर्टेंट था। आमतौर पर जब कोई गैंग बड़ी सिटी पर कब्जा कर लेती है, तो वह वहीं शिफ्ट हो जाती है और उसी सिटी को अपनी बेस बनाकर बाकी छोटे शहरों पर कंट्रोल करती है। लेकिन हाउलर्स ने ऐसा नहीं किया। वे स्लो में ही रुके रहे और वहीं से आसपास के क्षेत्रों को मैनेज करने लगे। यह सब गैरी के ऑर्डर पर हो रहा था। गैरी चाहता था कि स्लो गरीबी से बाहर निकले और एक ऐसा शहर बने जो दूसरे शहरों के बराबर खड़ा हो सके। जब सब कुछ एक परफेक्ट मशीन की तरह स्मूथली चलने लगा, तभी गैरी ने फैसला किया कि अब उसके लिए एकेडमी वापस जाने का समय आ गया है। नंबर, इजी और इयन भी उसी बस में उसके साथ वापस जा रहे थे। वे कुछ एक्स्ट्रा दिन रुक गए थे क्योंकि वे गैरी के साथ ही लौटना चाहते थे। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। उस दौरान वे अपने अपने फैमिली से भी मिले थे, क्योंकि उन्हें उनसे एक जरूरी बात भी करनी थी। वाओ, अब सब कुछ समझ में आने लगा है। इयन ने अपने बाल पीछे करते हुए कहा, जब तुमने हमसे उस समय ब्लड लाने को कहा था, तब मुझे लगा था कि तुम कोई पागल ऑल्टर्ड हो, लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात है। अब जब बाकी लोगों को गैरी के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था,
तो उसे सच छिपाना लगभग नामुमकिन हो गया था। उन्होंने कई लोगों को गैरी की तरह ट्रांसफॉर्म होते देखा था। हर तरफ से अलग अलग शब्द उछाले जा रहे थे। वेयरवुल्फ, क्रीचर, मॉन्स्टर। झूठ बोलकर सब कुछ समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और सच कहें तो गैरी झूठ बोलना भी नहीं चाहता था। ये वही दोस्त थे जिन्होंने मुश्किल समय में उसकी और उसके दोस्तों की मदद की थी। उन्होंने अपनी जान तक रिस्क में डाल दी थी, और इसलिए वे सच जानने के हकदार थे। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर है, इजी ने कहा। ये क्रीचर्स, जो भी हम इन्हें कहें, इतने लंबे समय से हमारे बीच रह रहे हैं और हमें कभी पता भी नहीं चला। सोचो, ये शायद उस समय से एग्जिस्ट कर रहे होंगे जब ऑल्टर्ड भी नहीं थे। इयन और इजी एक्साइटमेंट में बातें कर रहे थे, लेकिन नंबा काफी चुप था। वह बस गैरी की कहानी सुन रहा था और उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। क्या यही फर्क था गैरी और उनके बीच? क्या इसी वजह से गैरी इतनी तेजी से स्ट्रांग हो रहा था? और क्या वे कभी उसे कैचअप कर पाएंगे? याद रखो, यह सब मेरे लिए भी नया है, गैरी ने जवाब दिया। और अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, और मैं सिर्फ अपने जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा। जेडन जैसे ऑल्टर्ड भी हैं। गैरी की हम्बल बात सुनकर नंबा जैसे अचानक रियलिटी में लौट आया। गैरी सही कह रहा था, दुनिया में अभी भी ऐसे ऑल्टर्ड मौजूद थे जो गैरी को भी हरा सकते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि गैरी उनसे अलग था, इसलिए वह स्ट्रांग था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, गैरी ने इजी की तरफ देखते हुए कहा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घाव पर अभी भी बैंडेज है। क्या वह अभी तक ठीक नहीं हुआ? इजी के चेहरे पर हल्की नर्वसनेस दिखाई दी, क्योंकि सच में उस बाइट मार्क अभी भी था। इतने लंबे समय तक कोई घाव उसके शरीर पर पहले कभी नहीं रहा था, और वह भी तब जब वह खुद एक ऑल्टर्ड थी। इसके अलावा भी कुछ अजीब चीजें हो रही थी, लेकिन इजी ने अभी तक यह सब किसी को नहीं बताया था। सब ठीक है, इजी ने कहा। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है हील होने में। लेकिन यह जवाब गैरी को संतुष्ट नहीं कर पाया। उस समय गैरी ने सोचा था कि यह घाव अपने आप ठीक हो जाएगा, और मिडवैक ने भी उसकी चिंता कम कर दी थी, यह कहकर कि वेयरवुल्व्स ऑल्टर्ड को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से गैरी ने मिडवैक से इस बारे में ज्यादा सवाल नहीं किया था। लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। सोचकर देखूं, मेरे जानने वाला सिर्फ एक ऑल्टर्ड है जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था, बिली के व्हाइट रोज गैंग वाला आदमी। सबसे आसान तरीका यही है कि खाई से कहूं कि वह मिडवैक से पूछे। मैं खुद उस आदमी से बात नहीं करना चाहता अगर जरूरी न हो। वैसे गैरी, अब तुम क्या करने वाले हो? इजी ने पूछा। मतलब यह अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ एफए वापस आ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी गैंग आगे और भी प्रॉब्लम्स में पड़ सकती है। आखिर तुम उनके लीडर हो, तुम एकेडमी में हमेशा नहीं रह सकते। गैरी इस बारे में पहले ही बहुत सोच चुका था, और इस पर उसकी खाई के साथ कई डिस्कशंस भी हो चुकी थी। पहला प्लान यह था कि गैरी एएफसी स्टार बने, हाउलर्स उसे स्पॉन्सर करे और उसकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप डील्स लाएं। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं थी। हाउलर्स का नाम अब खुद ही काफी फेमस हो चुका था, और स्कैटरबग स्किनोज और फंड्स की वजह से अब उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा गैरी के नाम से स्लाफ में कई इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे थे। नई फैक्ट्री भी उन्हीं में से एक थी। तुम सही कह रही हो, गैरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे हाउलर्स के वापस जाना होगा कई वजहों से, लेकिन एएफए में अभी भी मेरा एक काम अधूरा रहूंगा। असेसमेंट पास करूंगा और एएफसी ज्वाइन करूंगा। उसके बाद मैं अपना डेब्यूट मैच खेलूंगा, ताकि मेरा रजिस्ट्रेशन एएफसी में हो जाए, और उसके बाद शायद मुझे वापस जाना होगा। यह सुनकर सबके चेहरे थोड़ा उदास हो गए। उन्हें पता था कि पहला असेसमेंट सिर्फ 2 हफ्ते दूर था, और उन्हें पूरा भरोसा था कि गैरी उसे पास कर लेगा। मतलब उनके पास उसके साथ ज्यादा समय नहीं बचा था। गैरी के विपरीत वे कोई गैंग नहीं चलाते थे। उनका सपना बस इतना था कि वे अपने परिवार की मदद करें और एएफसी ज्वाइन करें। अरे, हमें उदास नहीं होना चाहिए, इयन ने कहा। हमें पहले से पता था कि यह होने वाला है। हमने इस बारे में पहले ही बात की थी। अगर गैरी यहां रुकने की जिद करता, तो हम ही उसे जाने के लिए कन्विंस करते। लेकिन इस ग्रीन हेयर्ड इडियट ने खुद ही समझ लिया, इयन हंसते हुए बोला। गैरी, हमारा अलायंस हमेशा रहेगा, और अब तो पहले से भी ज्यादा। हम सब अपने फैमिलीज के पास गए थे, और हम चाहते हैं कि हम भी हाउलर्स का हिस्सा बने।
गेरी हैरान होकर उन्हें देखने लगा। तुम क्या कहना चाहते हो? यह काय की वजह से हुआ। इजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता था कि तुम कभी यह ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा वह दोस्त, वह तो हर अच्छी डील एक्सेप्ट कर लेता है। हाउलर्स पहले से ही हमारे फैमिलीज के बिजनेसेस का कुछ परसेंटेज ओन करते हैं, दूसरे सिटीज में भी। मतलब अलायंस अब ऑफिशियल हो चुका है। हालांकि मेरे फैमिली बिजनेस से यह सबसे पहले शुरू हुआ था। गैरी समझ नहीं थे, कुछ ही समय पहले मिले ये दोस्त उसके लिए इतना कुछ कैसे कर सकते थे, वे उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते थे। और यही वजह थी कि गैरी को और ज्यादा स्ट्रांग बनना था, इतना स्ट्रांग कि वह अपने आसपास के लोगों को कभी खो न दे, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ था वह पहले ही एक खतरनाक सिचुएशन थी। बस आखिरकार रुक गई। वे एएफए वापस पहुंच चुके थे, लेकिन गैरी अकेला नहीं था जिसके मन में वही भावना थी। हाउलर्स के अंदर भी दो लोग थे जिन्होंने उस लड़ाई से बहुत कुछ सीखा था, और अब वे स्ट्रांग बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मुझे यही करना होगा, दोनों के मन में एक ही बात गूंज रही थी। मरी और इनु दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े ताकि वे अपनी ताकत की नई सीमाएं खोज सकें। हाउलर्स के लिए काम पहले की तरह ही नॉन स्टॉप चल रहा था। हालांकि काय के सिस्टम्स की वजह से बाकी मेंबर्स पर बर्डन काफी कम हो गया था। असल में काय को कोर मेंबर्स पर सेंसिटिव मैटर्स हैंडल करने के लिए ज्यादा भरोसा नहीं था। इसी वजह से वह लगभग हर चीज में खुद इन्वॉल्व रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि कोर मेंबर्स को अब अपने हिसाब से इसमें बिताने का मौका मिलने लगा। अब वे स्लो से बाहर भी आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। काय तो उन्हें कभी कभी नॉट्सबर्ग घूमकर आने की सलाह भी देता था, लेकिन ज्यादातर मेंबर्स ने यह ऑफर कि मिडवैक अभी भी वहीं मौजूद था। भले ही पैक रूल्स की वजह से उसे उनकी बात माननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी किसी मैजिकल पावर पर भरोसा करना उन्हें अजीब लगता था। इन्हीं मेंबर्स में से एक था इनु। वह एक अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स था, और वह बार बार कमरे के अंदर बाहर जाते हुए पसीना बहा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सच में शिफ्ट हो रहे हैं, केविन ने कहा जब वह एक छोटा बॉक्स बाहर ला रहा था। भाई सच में बेस्ट है। यह सुनकर इनु मुस्कुराया और थोड़ा सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। सच में, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा, सुजैन ने कहा जब वह एक भारी बॉक्स उठा रही थी। वह थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन इनु तुरंत आगे बढ़ा और बॉक्स पकड़ लिया। मेरा मतलब, तुमने उस जिद्दी खाई को भी ऑर्फनेज के लिए फंडिंग देने को मना लिया। सुजन ने ऑफिशियली केविन को अडॉप्ट कर लिया था। केविन, जो ब्लैक रॉक ऑर्फनेज का अकेला सर्वाइवर था। जो कुछ हुआ था उसके बाद सुजन को यकीन नहीं था कि वह फिर से वही काम कर पाएगी, और इनु उसे मजबूर भी नहीं करना चाहता था। अगर वह ऑर्फनेज का काम नहीं करना चाहती तो वह बस दोनों को सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे सुजैन को एहसास हुआ कि बच्चों का ख्याल रखना उसकी नेचर का हिस्सा है। वह सड़क पर मिलने वाले बच्चों पर अपना पैसा खर्च करने लगी, और आखिरकार उसने फैसला किया कि ऑर्फनेज फिर से खोला जाएगा। हालांकि ऑर्फनेज के लिए कोई ऑफिशियल फंडिंग नहीं थी, मतलब वह प्राइवेटली रन होगा। और इसका मतलब था, इनु अपना लगभग सारा पैसा सुजैन के सपने में लगा रहा था। हाउलर्स में होने के बावजूद इनु कभी लैविश लाइफ नहीं जीता था। खाई के साथ उसकी कई आर्ग्यूमेंट्स भी इसी वजह से होती थी। इनु हमेशा कहता था कि ऑर्फनेज के लिए और पैसा लगाना चाहिए, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। स्कैटरबग्स के फंड्स मिलने के बाद ऑर्फनेज अपग्रेड हो सकता था, और इससे भी बड़ी बात, इनु अब सुजन और केविन को उसी अपार्टमेंट ब्लॉक में शिफ्ट कर पाया था जहां गैरी की सिस्टर रहती थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हाउलर्स ने स्कैटरबग्स को हरा दिया। पिछली घटना के बाद उसे पता चल गया था कि इनु गैंग में किस पोजीशन पर है। तुमने तो वहां बहुत लोगों की धुलाई की होगी, केविन ने हवा में पंचेस और किक्स मारते हुए कहा। लेकिन अचानक वह रुक गया, क्योंकि इनु मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। धुलाई? इनु ने मन ही मन सोचा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं तो लगभग किसी काम का ही नहीं था। लड़ाई की यादें फिर से उसके दिमाग में आने लगीं। मिदवा की भयानक ताकत, अपनी खुद की कमजोरी, और वह पल जब मरी कई बार मरने के करीब पहुंच गई थी, जबकि उसे ही उसकी रक्षा करनी थी। शिफ्ट करने में मदद करने के बाद इनु को पता चला कि अपार्टमेंट ब्लॉक में एक कमरा उसका भी है। सुजन और केविन हमेशा चाहते थे कि इनु उनके साथ रहे, बस पहले उनके पास इतना बड़ा घर नहीं था। यह सुनकर इनु बेहद खुश हुआ, क्योंकि काफी समय से वह अकेले रह रहा था।
वह इतना एक्साइटेड था कि उसी दिन उसने भी अपना सामान उठाया और उनके साथ रहने आ गया। जब वह अपने कमरे में सामान खोल रहा था, तभी उसके हाथ रेड एक्सिस पर पड़े और एक बार फिर उसके दिमाग में वही लड़ाई घूमने लगी। असल में नॉट्सबर्ग से लौटने के बाद से वह उसके दिमाग से कभी निकली ही नहीं थी। ये रेड एक्सिस पावरफुल है, लेकिन मैं अभी भी इन्हें सही तरह से यूज नहीं कर पा रहा और इससे मुझे एक सवाल परेशान करता है। सिर्फ इन हथियारों के सहारे मैं आखिर कितना आगे जा सकता हूं? अगर हाउलर्स आगे चलकर बड़े गैंग से भिड़े, टियर 2 और टियर 1 गैंग से, या फिर दूसरे वेयरवुल्फ से, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ कदम मिला पाऊंगा। इन्नू मजबूत बनना चाहता था, वह पीछे नहीं छूटना चाहता था, वह हाउलर्स की मदद करना चाहता था। एक कोर मेंबर होने के नाते उसे लगता था कि उसे भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितने बाकी लोग हैं। उसे पता था कि उसकी स्किल्स काफी अच्छी है, जरूर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, लेकिन ऑल्टर्ड की रॉ पावर के सामने स्किल्स काफी नहीं थी। एक्सेस उसे पावर बूस्ट देते थे, लेकिन उन्हें पूरी पोटेंशियल पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, यह उसे नहीं पता था। इसी वजह से वह दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहा था। अब जब हाउलर्स ने नॉट्सबर्ग अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो उनके पास इतना पैसा था कि वे ऑल्टर्ड सॉल्यूशन खरीद सकते थे। वे एनआईआरवी से डील कर सकते थे, या किसी और ग्रुप से, या फिर ऑक्शन हाउस से। लेकिन ऑक्शन हाउस में अभी काफी समय था, और सच कहें तो इनू ऑल्टर्ड बनना चाहता भी नहीं था। ऑल्टर्ड बनने का मतलब था अटेंशन, बहुत सारे लोगों का अटेंशन, और यह भी संभव था कि उसका ऑल्टर्ड फॉर्म उसे सूट ही न करे। उसे हथियारों से लड़ना पसंद था, अपने फिस्ट से लड़ना पसंद था। अगर वह ट्रांसफॉर्म ही न करे, तो ऑल्टर्ड बनना उसे वेस्ट लगता था। फिर उसके दिमाग में दूसरा ऑप्शन आया, गैरी से रिक्वेस्ट करना कि वह उसे टर्न कर दे, जैसे खाई को किया गया था। लेकिन गैरी इस तरह की चीज करने में हेजिटेंट लगता था, और सच कहें तो इनू भी पूरी तरह इस आइडिया के पक्ष में नहीं था। सोचो, क्या कोई तरीका है जिससे मैं स्ट्रांग बन सकूं, ऑल्टर्ड के बराबर लड़ सकूं, और फिर भी वही रहूं जो मैं हूं? उस रात इनू अपने कमरे में बैठा यही सोचता रहा। सुजैन और केविन को चिंता होने लगी क्योंकि वह डिनर के लिए भी बाहर नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उन्हें लगा वह किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोच रहा है। धत तेरे की, सब लोग इतनी जल्दी इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? मुझे उस डैम बुल मैन से compete करना है, ये कैसे फेयर है? आखिरकार पूरी रात सोचते सोचते इन्नू सो गया। जब वह उठा तो सूरज निकल रहा था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। बच्चों की आवाजें आ रही थी। मैं कब सो गया? उसने आंखें मलते हुए कहा। फिर अचानक उसे कुछ समझ आया। एक रास्ता था। वह जिस तरह स्ट्रांग बनना चाहता था, उसके लिए एक तरीका था। अब इनू एक स्कूल की दीवार से टिककर खड़ा था। वह जमीन पर पैर थपथपा रहा था, किसी का इंतजार करते हुए। कुछ देर बाद बेल बजी और स्कूल के स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। अरे, वो इनू नहीं है, एक स्टूडेंट ने कहा। वह यहां क्या कर रहा है? क्या उसने स्कूल छोड़ नहीं दिया था? कौन? दूसरे स्टूडेंट ने पूछा। अरे, ज्यादा समय नहीं रहा था यहां, ट्रांसफर होकर आया था, फिर ड्रॉप आउट हो गया। इनू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस इंतजार करता रहा, और फिर जिसे वह ढूंढ रहा था वह आखिर सामने आ गया। इनू तुरंत दीवार से हटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओह, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों पास के पार्क में चले गए। अब वे एक बेंच पर बैठे थे। ब्लेक ने इनू की सारी बात ध्यान से सुन ली थी। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं? ब्लेक ने पूछा। हाँ, इनू ने जवाब दिया। मतलब ये लॉजिकल है ना? तुम लोग ऑल्टर्ड हंटर्स हो, और तुम बिना ऑल्टर्ड बने भी ऑल्टर्ड को मारना सीखते हो। तो जरूर कोई तरीका होगा जिससे टॉप हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को बिना ट्रांसफॉर्म हुए हरा देते हैं। ब्लेक ने थोड़ी देर से, कुछ चीजें मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन सच यह है कि मैं खुद भी एक बिगिनर ऑल्टर्ड हंटर हूं। मुझे वो सब ट्रिक्स नहीं आती जो मेरे डैड या उनके सीनियर्स को आती हैं। फिर भी जो मैं जानता हूं वह सिखा सकता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? इनू ने पूछा। कौन सी प्रॉब्लम? ब्लेक ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो और ऑल्टर्ड हंटर की टेक्निक सीखना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होगी। ऑल्टर्ड हंटर बनना पड़ेगा। बिकम एन ऑल्टर्ड हंटर? इन्हें तुरंत बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसी पल वह ब्लेक से थोड़ा पीछे हटते हुए चलने लगा।
है सच में एक पागलपन भरा सुझाव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में फंस जाएगा, और अब अचानक से मना करके चले जाना भी उसके लिए अजीब होता। ऑल्टर्ड हंटर्स को लोग अलग आतंकवादियों जैसा ही समझते हैं। कानून के अनुसार ऑल्टर्ड होना अवैध नहीं ना, लेकिन ऑल्टर्ड हंटर्स का सिर्फ इसलिए ऑल्टर्ड्स को मार देना क्योंकि वे ऑल्टर्ड थे, यह ऐसी चीज थी जिससे इनु खुद को कभी जोड़ना नहीं चाहता था। क्या यह इतनी बड़ी बात है? ब्लेक ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इनु का मन पढ़ सकता हो। उसने इनु को और पीछे हटने से रोक दिया। अगर तुम्हें सच में ऑल्टर्ड हंटर्स इतने डरावने लगते हैं, तो फिर तुम मेरे पास आए ही क्यों थे? ब्लेक ने पूछा। फिर उसने शांत आवाज में आगे कहा, और अपनी स्थिति के बारे में भी सोचो। क्या तुम किसी गैंग में नहीं हो? क्या तुमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए पहले ही किसी को नहीं मारा? ब्लेक ने जब इस तरह बात रखी, तो इनु के मन में दूसरी बार विचार आने लगे। असल वजह जिससे इनु ब्लेक के पास आया था, वह यह थी कि ब्लेक न सिर्फ कुशल था, बल्कि वह एक अच्छा इंसान भी लगता था। और सच कहें तो, जैसे इनु ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऑल्टर्ड हंटर बनेगा, वैसे ही उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह किसी बड़े गैंग में काम करेगा। जो गैंग वह अभी ज्वाइन किए हुए था, वह सिर्फ कुछ समय के लिए पैसा कमाने का एक तरीका था, जब तक उसे कोई बेहतर रास्ता न मिल जाए। लेकिन मैं ऑल्टर्ड हंटर्स में शामिल नहीं होना चाहता था, इनु ने कहा। मैं तो बस चाहता था कि तुम मुझे कुछ चीजें सिखा दो, ताकि मैं दूसरों को हरा सकूं। ब्लेक ने गहरी सांस ली और समझाने लगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं यूं ही तुम्हें अपनी सारी चीजें नहीं सिखा सकता। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं गंभीर मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें सिर्फ मेरी ही नहीं और लोगों की भी मार्गदर्शन की जरूरत होगी। वह थोड़ा आगे झुककर बोला। सबसे पहले, ऑल्टर्ड हंटर्स की ताकत का बड़ा हिस्सा उनके इक्विपमेंट से आता है। उनका आर्मर, उनके वेपन्स, जिनकी उन्हें अनुमति होती है। फिर आते हैं हाई स्टार रैंकर्स। असल ताकत उन्हीं से मिलती है। और अगर तुम उनसे सीखना चाहते हो, तो तुम्हें ऑल्टर्ड हंटर्स में शामिल होना पड़ेगा। ब्लेक की हर बात काफी तर्कसंगत लग रही थी, और क्योंकि इनु का खुद ऑल्टर्ड बनने का कोई इरादा नहीं था, यह रास्ता उतना बुरा भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी एक सवाल था, गैंग का क्या होगा? मैं ऑल्टर्ड हंटर कैसे बन सकता हूं? इनु ने कहा। मैं तो ताकत इसलिए चाहता हूं ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। जैसे जैसे गैंग बढ़ेगा, उसमें और ऑल्टर्ड्स भी होंगे। तब क्या मैं ऑल्टर्ड हंटर की ड्यूटी में ही फांस कर रह जाऊंगा? इस बार ब्लेक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह सीधे इनु की आंखों में देखने लगा। तुम्हें गैंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, ब्लेक ने साफ कहा। लो स्टार ऑल्टर्ड हंटर समाज के अंदर ही घुल मिलकर रहते हैं। यही उनका काम है, यही उनकी भूमिका है। गैंग का सदस्य होना कोई समस्या नहीं है। असल में हमारे पास तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा आजादी होती है। ब्लेक हल्का मुस्कुराया। मुझे ही देख लो, मैंने हाउलर्स की मदद की है, क्योंकि गैरी को मैं एक पार्टनर मानता हूं। वह एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसने खुद को कुछ कहने से रोक लिया हो। फिर बोला, मुझे पता है हाउलर्स में ऑल्टर्ड्स हैं, लेकिन मैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। हाँ, कभी कभी तुम्हें बुलाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी पोजीशन ऐसी होगी कि तुम पहले ही बाकी लोगों को बता सकते हो। जितना ब्लेक बोल रहा था, उतना ही इनु उसके विचार से सहमत होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा समय चाहिए था। मैं देख सकता हूं कि वह लगभग मान ही गया है, ब्लेक ने मन में सोचा। सच कहूं तो, अगर यह ऑल्टर्ड हंटर्स में शामिल हो गया, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। ब्लेक के सामने एक और समस्या थी। ऑल्टर्ड हंटर्स एसोसिएशन उसके शहर में एक पार्टनर भेजना चाहती थी। पहले वह अपने पिता के साथ काम करता था, लेकिन उसके पिता का ट्रांसफर हो चुका था। ब्लेक अब फर्स्ट स्टार हासिल कर चुका था, और हाल की घटनाओं के बाद वह लगभग सेकंड स्टार के करीब था। एक आधिकारिक हंटर होने के कारण उसे एक पार्टनर की जरूरत थी, लेकिन एक और विकल्प भी था। जैसे ब्लेक पहले अपने पिता के अधीन काम करता था, वैसे ही वह अब एक अप्रेंटिस भी ले सकता था। अगर इनु उसके साथ होता, तो एसोसिएशन कोई दूसरा पार्टनर नहीं भेजती। लेकिन अगर इनु मना कर देता, तो स्लफ में एक और ऑल्टर्ड हंटर आ जाता, और वह शायद हाउलर्स के प्रति उतना दयालु न होता जितना ब्लेक रहा था। तुम ताकत चाहते हो, है ना? ब्लेक ने कहा। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें वह ताकत जरूर मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। और अगर गैरी की मदद करनी पड़े, तो हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। यह कहते हुए ब्लेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक तरह से सौदा पक्का करने के लिए।
इनू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सच कहें तो ब्लेक में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। क्या ये उसकी हैंडसम फेस की वजह से है? इन्नू ने मन में सोचा। मतलब मैं उस तरह का इंसान भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे इसकी तरफ अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा है। नहीं, शायद ये बस इसकी बात करने की कला है। इन्नू ने सिर झटका और आखिरकार फैसला कर लिया। मैं करूंगा। मैं ऑल्टर्ड हंटर बनूंगा। उसने ब्लेक का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, खासकर अगर गैरी को कभी पता चला तो। गैरी? ब्लेक मुस्कुराया। उसकी चिंता मत करो, वह तो ऑल्टर्ड भी नहीं है। दोनों कुछ पल के लिए हंस पड़े और अब इनू तुरंत काम शुरू करने के लिए उत्साहित था। ठीक है, तो तुम मुझे सबसे पहले क्या सिखाने वाले हो? या हम कहां जा रहे हैं? क्या कोई सीक्रेट शॉप है जहां तुम्हारा आर्मर रखा होता है? या कोई कूल कार वगैरह? इनू उत्साह से बोलता गया। ब्लेक, माफ करना, लेकिन यह सब फिल्मों जैसा नहीं है। और तकनीकी रूप से तुम अभी ऑल्टर्ड हंटर बने भी नहीं हो। इन्नू का उत्साह तुरंत जमीन पर गिर गया। वह लगभग निराश होकर खड़ा रह गया। उसने तो फैसला भी कर लिया था और उसे लगा था कि तुरंत कुछ तो मिलेगा। ब्लेक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास इतना अथॉरिटी है? ऑल्टर्ड हंटर का अप्रेंटिस बनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले मुझे बेस से संपर्क करना होगा और बताना होगा कि कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है। उसके बाद 2 स्टार रैंक्ड ऑल्टर्ड हंटर्स तुम्हारी स्किल्स का इवैल्यूएशन करेंगे। अगर दोनों हंटर्स सहमत हो गए कि तुम में पोटेंशियल है तो रिपोर्ट वापस जाएगी और उसके बाद तुम आधिकारिक रूप से ऑल्टर्ड हंटर बन जाओगे। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग रही थी, लेकिन अब इनू समझ रहा था कि ऑल्टर्ड हंटर्स इतने कुशल क्यों होते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कोई भी आसानी से शामिल हो सके। तो तुम एक ऑल्टर्ड हंटर के रूप में गिने जाओगे, इनू ने कहा। दूसरा कौन होगा? क्या तुम्हारे पिता? ब्लेक ने सिर हिला दिया। वह अभी व्यस्त है। संभवतः वे किसी ऐसे हंटर को भेजेंगे जो आसपास ही हो। और जब वे आए तो बेहतर होगा कि उस समय कोई इंसिडेंट न हो, वरना जितनी समस्या हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। यह सुनकर इनु तुरंत गंभीर हो गया। ऑल्टर्ड हंटर्स एसोसिएशन की असली ताकत और संख्या किसी को भी सही सही पता नहीं थी, लेकिन एक बात तय थी, हाउलर्स उनके साथ टकराव नहीं चाहते थे। टेस्ट के बारे में क्या? इनु ने पूछा। क्या मुझे उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता, ब्लेक ने जवाब दिया। आमतौर पर ऑल्टर्ड हंटर्स खुद तय करते हैं कि तुम्हें कैसे टेस्ट करना है। संभव है कि हम दोनों मेरे पिता के डोजो में स्पार करें। तुम्हारी स्किल्स देखकर मुझे पूरा यकीन है कि वे तुम्हें तुरंत स्वीकार कर लेंगे। बातचीत खत्म होते ही ब्लेक ने जेब से एक अजीब सा डिवाइस निकाला। वह फोन जैसा दिखता था, लेकिन रेडियो जैसा भी। उसने उसमें कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। उधर इनू थोड़ा नर्वस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है या उसका भविष्य कैसा होगा। लेकिन एक बात तय थी, उसके अंदर हल्की सी उत्सुकता और एक्साइटमेंट जरूर पैदा हो चुकी थी। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं काफी मजबूत बन गया तो मैं उस शापित माइनोटॉर से फिर लड़ूंगा। उसके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। इनू ने सोचा, ऑस्टिन के साथ उसकी राइवलरी काफी गहरी थी। वाह, यह तो जल्दी हो गया, ब्लेक ने कहा। लगता है आसपास ही एक हंटर मौजूद है। वह स्क्रीन देखते हुए बोला, वह आज शाम तक यहां पहुंच जाएगा। ब्लेक को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि ऑल्टर्ड हंटर रास्ते में है, इसलिए उसने तय किया कि वह अपने पिता के डोजो में ही इंतजार करेगा। यह पहली बार था जब इनु किसी ऐसे स्थान पर आया था। सामने का गार्डन, पूरा परिसर, सब कुछ देखकर वह हैरान रह गया। मुझे पता है तुमने कहा था कि ऑल्टर्ड हंटर्स अलग अलग काम करते हैं, इनु ने चारों ओर देखते हुए कहा। लेकिन इतना सब देखकर लगता है कि तुम्हारे पिता काफी हाई रैंक्ड ऑल्टर्ड हंटर होंगे। ब्लेक हंस पड़ा। इतना भी नहीं। मेरे पिता को अभी हाल ही में 4 स्टार ऑल्टर्ड हंटर के रूप में प्रमोशन मिला है। फिर उसने समझाया, असल में ऑर्गेनाइजेशन काफी अमीर है। उनके पास कई तरह के एंटी ऑल्टर्ड इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें वे बेच भी सकते हैं। ब्लेक ने कंधे उचकाए। मुझसे मत पूछना कि उन्हें ये सब चीजें कहां से मिलती हैं। फिर उसने जोड़ा, और याद रखो, स्लौफ सिर्फ टियर 3 टाउन है। ब्लेक की बात सही थी,
लेकिन हाल की घटनाओं के बाद शहर धीरे धीरे बदल रहा था। नए शॉपिंग मॉल्स बन रहे थे, लोगों की आय बढ़ रही थी और स्लाव अब पहले से कहीं ज्यादा विकसित दिखने लगा था। दोनों जब डोजो के अंदर पहुंचे तो इनू और ब्लेक आमने सामने बैठ गए। शुरू में उन्होंने थोड़ी बातचीत की, लेकिन जल्द ही दोनों के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा। इसलिए वे अपने अपने फोन में लग गए। समय बीतता गया, वे बस इंतजार करते रहे। इंतजार और इंतजार। आखिरकार इनू ने ही चुप्पी तोड़ी। उसके फोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। ठीक है, मुझे बताओ, तुम पहले रैंक्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तुम्हारे कंधे पर स्टार्स देखे हैं, लेकिन एक स्टार पाने के लिए कितने ऑल्टर्स को मारना पड़ता है और सबसे ऊंचा रैंक कौन सा होता है? ब्लेक ने, अच्छा सवाल है। असल में 5 स्टार ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन का सबसे ऊंचा स्टार रैंक होता है। उसके बाद और स्टार्स नहीं मिलते, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ पद होते हैं। फिर उसने समझाना शुरू किया। ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन पूरी दुनिया में फैली हुई है। हर देश में एक हेड होता है और उसके नीचे कई कैप्टन्स होते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। कैप्टन्स की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन हेड सिर्फ एक ही होता है। अब स्टार्स की बात करें तो पहला स्टार पाने के लिए एक हंटर को कुल 5 ऑल्टर्ड्स मारने होते हैं। हालांकि अगर टीम की मदद से ऑल्टर्ड को मारा गया हो तो कंट्रीब्यूशन के आधार पर वह भी काउंट हो सकता है। ब्लेक हल्का मुस्कुराया। हम ऑल्टर्ड हंटर्स काफी प्राइडफुल होते हैं। अगर हमें लगे कि हमने असल में ज्यादा योगदान नहीं दिया तो हम उस किल का क्रेडिट भी नहीं लेते। 5 ऑल्टर्ड्स, यह संख्या सुनकर ही इनू को अविश्वसनीय लगा। और ब्लेक के पास तो पहले से ही 1 स्टार था, मतलब वह कई ऑल्टर्ड्स का सामना कर चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना ताकतवर है, इनू ने मन ही मन सोचा। तो बाकी स्टार्स के लिए, उनके लिए कितने ऑल्टर्ड्स मारने पड़ते हैं? इनू ने फिर पूछा। हालांकि दोनों इसे ऐसे कह रहे थे जैसे यह सामान्य बात हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि जब तक कोई खुद ऑल्टर्ड नन हो, अधिकतर लोग जीवन में कभी किसी ऑल्टर्ड से लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ब्लेक ने गिनाना शुरू किया। सेकंड स्टार के लिए कुल 15 ऑल्टर्ड्स, थर्ड स्टार के लिए 50 ऑल्टर्ड्स, फोर्थ स्टार के लिए 100 ऑल्टर्ड्स और फिफ्थ स्टार के लिए 250 से भी ज्यादा ऑल्टर्ड्स। ये सुनते ही इनू अचानक खांसने लगा। वह इतना चौंक गया था कि लगभग बिना वजह ही उसका दम घुटने लगा। खांसी शांत होने के बाद उसने फिर से संख्याएं दोहराई। रुको, यह तो असंभव लगता है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिता ने 100 से ज्यादा ऑल्टर्ड्स मार दिए और कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा? लेकिन ऑल्टर्ड्स तो रेयर होते हैं, यह कैसे संभव है? ब्लेक ने शांत स्वर में जवाब दिया। दो बातें याद रखो। पहली, स्टार्स सिर्फ यह दिखाते हैं कि तुमने कितने ऑल्टर्ड्स मारे हैं, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि कोई कितना शक्तिशाली है। असल में यह दिखाता है कि कोई व्यक्ति ऑल्टर्ड्स को खत्म करने के लक्ष्य के लिए कितना समर्पित है। हाँ, लेकिन ज्यादा स्टार्स होने का मतलब है कि तुम्हें हाई लेवल इक्विपमेंट तक पहुंच मिलती है। तो दोनों चीजें कुछ हद तक जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात, ऑल्टर्ड्स अब पहले से ज्यादा आम होते जा रहे हैं। ब्लेक ने आगे बताया। कई कंपनियां अब ऐसे तरीके ला रही है जिनसे कोई भी आसानी से ऑल्टर्ड बन सकता है और बाजार में नए नए डीएनए भी आ रहे हैं। फिर उसने उदाहरण दिया। मान लो कि दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% ही ऑल्टर्ड है। अगर पॉपुलेशन 60 मिलियन हो तो 600,000 लोग ऑल्टर्ड होंगे। इनू ने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था, और क्योंकि ऑल्टर्ड बनना अक्सर अमीरों से जुड़ा होता था, तो बड़े शहरों में ऑल्टर्ड्स की संख्या और भी ज्यादा होना तय था। जिज्ञासा शांत होने के बाद दोनों फिर से इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ देर बाद इनू फिर बोल पड़ा। यह आदमी आखिर है कहां? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ब्लेक ने घड़ी देखते हुए कहा। वह बताए गए समय से देर कर रहा है, उम्मीद है सब ठीक होगा। उसी समय आज की दुनिया के शहर कभी शांत नहीं रहते थे। क्राइम हर जगह फैला हुआ था। भले ही बड़े बड़े गैंग्स शहरों पर नियंत्रण रखते हों, अक्सर बड़े गैंग्स छोटे समूहों की परवाह भी नहीं करते थे जब तक वे उनके बिजनेस में दखल न दें। उधर पुलिस भ्रष्ट और कम संख्या में थी। वे ज्यादातर मामलों में कुछ कर ही नहीं पाते थे। जो सच में कुछ करते थे वह था व्हाइट रोज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्रेज्ड ऑल्टर्ड्स और ऑल्टर्ड हंटर्स की वजह से वे भी काफी व्यस्त रहते थे। स्लव भी इसका अपवाद नहीं था। यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स निराश होकर निकलते थे। उन्हें भविष्य दिखाई नहीं देता था
और जब करने को ज्यादा कुछ न हो तो गैंग्स जल्दी पैसा कमाने का आसान रास्ता लगते थे। लेकिन स्लफ की स्थिति थोड़ी अलग थी। यहां गैंग से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश हो रही थी। हाउलर्स अक्सर हॉटस्पॉट एरियाज में पेट्रोल करते थे, जहां डिलिंक्वेंट गतिविधियां ज्यादा होती थी। अगर उन्हें किसी में पोटेंशियल दिखता तो वे उसे अपने गैंग में शामिल होने का निमंत्रण भी देते। इससे लोगों को जिम्मेदारी का एहसास मिलता था। अगर कोई स्थिति सामान्य मेंबर्स के बस से बाहर हो जाती तो वे अपने लीडर को इन्फॉर्म करते और जरूरत पड़ने पर कोर मेंबर्स को बुलाया जाता। अपनी मोटर बाइक पर सवार हवा में उड़ते बालों के साथ ऑस्टिन को भी ऐसा ही एक कॉल मिला था और वह उसी जगह जा रहा था। मैंने सोचा था स्कैटरबग्स को खत्म करने के बाद ऐसे कॉल्स कम हो जाएंगे, लेकिन लगता है कुछ लोग हमेशा मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर उसने सोचा, हमें इन लोगों को और ट्रेन करना पड़ेगा ताकि हमें बार बार बुलाना न पड़े। कुछ देर बाद ऑस्टिन वहां पहुंच गया। ये एक बड़ा खुला पार्क था जहां कई रास्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की ओर जाते थे। स्टूडेंट्स अक्सर यहां ड्रिंकिंग और डांसिंग के लिए आते थे। बाइक पार्क करके ऑस्टिन ने गहरी सांस ली और एक रास्ते से अंदर जाने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। अगर यहां फाइट चल रही होती तो लोग चिल्ला रहे होते, गालियां दे रहे होते। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, वह एक खुले स्क्वायर तक पहुंच गया। यहां उसे चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दी, बल्कि कराहने की आवाजें। बहुत सारी कराहने की आवाजें। नीचे जमीन पर देखकर ऑस्टिन समझ गया, कई लोग ऑरेंज रंग के गैंग के सदस्य थे जो अपनी बाहें, पैर या पेट पकड़कर दर्द से कराह रहे थे। मैं इतनी दूर सिर्फ एक कलर गैंग के लिए आया? ऑस्टिन ने सोचा। लेकिन अगर ये लोग जमीन पर पड़े हैं तो उसका सवाल तुरंत हल हो गया, क्योंकि उसने देखा हाउलर्स के कुछ मेंबर्स भी जमीन पर उसी हालत में पड़े थे। पूरा दृश्य अजीब था। जमीन पर हाउलर्स भी थे, ऑरेंज गैंग भी, और खड़ा सिर्फ एक ही आदमी था। क्या यह सब तुमने किया है? ऑस्टिन ने पूछा। वह आदमी दूसरी ओर मुंह करके खड़ा था। उसकी शर्ट पर खून के कुछ धब्बे थे। जब वह मुड़ा तो उसके पीछे बंधे लंबे ब्रेडेड बाल हल्के से हिले। यह, आदमी ने कहा, यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मेरा फोन बंद हो गया था। मैं लोगों से लोकेशन पूछ रहा था। लेकिन ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे और अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मुझे सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना पड़ा। ऑस्टिन ने देखा कि आदमी को कोई चोट नहीं लगी थी। इसका मतलब था वह कुशल फाइटर था। और यही देखकर ऑस्टिन की पुरानी इंस्टिंक्ट्स जाग उठी। जिन लोगों को तुमने घायल किया है उनमें से कुछ मेरे ग्रुप के हैं, ऑस्टिन ने अपनी मुट्ठी हथेली पर मारते हुए कहा, और तुम काफी मजबूत लगते हो। आदमी ने हल्की सांस ली। सुनो बच्चा, अगर तुम वही करने की सोच रहे हो जो मुझे लग रहा है तो यह अच्छा विचार नहीं है। जब से ऑस्टिन ऑल्टर्ड बना था, उसके लिए ऐसे ओपोनेंट्स ढूंढना मुश्किल हो गया था जिनसे से वह सही मायनों में लड़ सके। किसी को पूरी तरह ओवरपावर कर देना शायद ईगो के लिए अच्छा लगता हो, लेकिन उससे स्किल्स शार्प नहीं होती। साथ ही वह खाई और ओलिविया के साथ फाइट तो कर सकता था, लेकिन उससे उसे अलग अलग ओपोनेंट्स और फाइटिंग स्टाइल्स का अनुभव नहीं मिलता था। क्योंकि जब आप अपने ओपोनेंट को जानते हैं तो लड़ने का तरीका भी अलग होता है। फिर मिडवैक जैसे लोग भी थे जो ऑस्टिन से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए उसे ऐसा ओपोनेंट चाहिए था जो बिल्कुल सही लेवल का हो। और जिस तरह से एक ही आदमी ने लगभग 15 लोगों को अकेले ही गिरा दिया था, ऑस्टिन को लगा यह आदमी काफी स्किल्ड होगा। मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, वरना यह फाइट शायद बहुत आसान हो जाएगी। यह सोचते हुए ऑस्टिन ने शुरुआत से ही एक भारी पंच फेंक दिया। उसने स्पीड के मामले में बिल्कुल भी रिस्ट्रेंट नहीं रखा। आखिर ऑल्टर्ड बनने से पहले भी ऑस्टिन काफी ताकतवर था, लेकिन उसका पंच सिर्फ हवा को चीरता हुआ निकल गया। उसका ओपोनेंट पहले ही साइड में मूव कर चुका था। देखो, अजनबी बोला, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम किसी गैंग से हो, सही? मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। और जैसा मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे फाइट मत करो। दोनों के बीच फर्क दिखाने के लिए उस आदमी ने अपना पैर उठाया और पीछे खड़े ऑस्टिन को किक मारी। उसका पैर ऑस्टिन पर लगा और उसने आगे पुश किया, लेकिन ऑस्टिन गिरा नहीं। वह हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़े पत्थर को धक्का दे रहा हूं। इस आदमी में कितनी ताकत और बैलेंस है। ऑस्टिन ने तुरंत पीछे की तरफ हाथ घुमाकर उसे मारने की कोशिश की।
यह देखकर अजनबी तेजी से पीछे हट गया, लेकिन इस बार पंच नहीं आया। ऑस्टिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की। वह पूरी तरह पकड़ नहीं पाया, बस उसकी शर्ट की स्लीव हाथ में आ गई। जैसे ही अजनबी पीछे खींचा, रिप, एक तेज आवाज के साथ पूरी स्लीव फटकर अलग हो गई। आदमी ने अपनी फटी स्लीव की ओर देखा और सिर हिलाया। यह अच्छा नहीं हुआ। मेरे पास यही एक चेंज ऑफ क्लोथ्स था। ऑस्टिन की नजर अब उसके नंगे हाथ पर गई और तभी उसने कुछ देखा। उसके शोल्डर पर मार्किंग्स थे, छोटे छोटे स्टार्स। ये स्टार्स, क्या ये ऑल्टर्ड हंटर्स का मार्क नहीं होता? ऑस्टिन ने ध्यान से गिना। 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स। अधिकतर लोग ऑल्टर्ड हंटर्स के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग स्टार्स का मतलब जानते थे। ऑस्टिन जानता था, और अब उसे समझ आ गया। उसके सामने खड़ा आदमी एक ऑल्टर्ड हंटर था। अगर ये ऑल्टर्ड हंटर इस शहर में है, तो शायद ब्लेक से जुड़ा हो सकता है। गैरी ने हमें कहा था कि ऑल्टर्ड हंटर से उलझना नहीं है। ऑस्टिन अब सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उधर ऑल्टर्ड हंटर खुद भी मन ही मन सोच रहा था, इस लड़के में काफी ताकत है। क्या ये? उसने मन में सोचा। मैं अपना इक्विपमेंट सेफ हाउस में छोड़ आया, क्योंकि ये तो बस एक छोटा सा टास्क होना था। मैं यहां ऑल्टर्ड्स ढूंढने नहीं आया था। कभी कभी मुझे जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है। अचानक उसने देखा कि ऑस्टिन अब अपनी मुट्ठियां नहीं भींच रहा था। उसने हाथ नीचे कर दिए थे। लगता है मैं थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर गया, ऑस्टिन बोला, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। फिर उसने चेतावनी दी, लेकिन सुन लो, अगर तुम्हें ब्लैक एंड गोल्ड यूनिफॉर्म दिखे तो उनके काम में बीच में मत आना। इस एरिया को हम चलाते हैं। इतना कहकर ऑस्टिन वहां से चलने लगा। रुको, अजनबी ने आवाज दी। क्या तुम मुझे थोड़ी डायरेक्शंस दे सकते हो? जैसा उम्मीद थी, उसने जिस जगह का पता पूछा, वह वही डोजो था जहां ब्लेक रहता था। स्लाव पर हाउलर्स के कंट्रोल के बाद से ऑस्टिन शहर के हर एरिया से परिचित था। उसने उसे सही डायरेक्शंस बता दी। अजनबी ने धन्यवाद कहा और जाने लगा, लेकिन फिर वह मुड़ा, जैसे कुछ आखिरी बात कहनी हो। बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। वह मुस्कुराया। अच्छा हुआ हमने वह फाइट रोक दी। उसने अपना पैर उठाया, क्योंकि मैं जीत जाता। इतना कहकर उसने अपना पैर जमीन पर मारा, एक साधारण स्टॉम्प, न ज्यादा तेज आवाज, न कोई झटका। फिर वह मुड़कर दौड़ पड़ा। उसे पता था कि वह पहले ही देर कर चुका है। ऑस्टिन को जिज्ञासा हुई। वह धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां उसने स्टॉम्प किया था। यह क्या है? ऑस्टिन नीचे झुका। उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे रही थीं। जमीन पर 2 इंच गहरा फुटप्रिंट बना हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी, आसपास की टाइल्स में कोई क्रैक्स नहीं थे। यह, ऑस्टिन ने धीरे से कहा, यह किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। वह एक ऑल्टर्ड हंटर था, और ऑल्टर्ड हंटर खुद ऑल्टर्ड नहीं हो सकता। ऑस्टिन उलझ गया। तो फिर ऐसा कैसे संभव है? अब ऑस्टिन को एहसास हुआ, अगर दोनों ने अपनी पूरी ताकत से फाइट की होती, तो शायद यह उतना आसान फाइट नहीं होता जितना उसने सोचा था। शायद वह हार भी सकता था। कुछ समय बाद दिए गए डायरेक्शंस का सही सही पालन करते हुए ऑल्टर्ड हंटर आखिरकार उस जगह पहुंच गया। वह जगह सामने ही थी। मुझे अपना इक्विपमेंट साथ रखना चाहिए था। मैंने सोचा भी नहीं था कि टियर 3 टाउन में ट्रबल मिल जाएगा। उसने दरवाजे पर हल्की नॉक की। दरवाजा ब्लेक ने खोला। उसे देखते ही ब्लेक ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। इनू भी उसके पास खड़ा था। उसने भी वही किया। मैं अपने फेलो हंटर का स्वागत करता हूं, ब्लेक ने कहा। इनू ने ध्यान से देखा। उसकी स्लीव फटी हुई थी और वहीं से स्टार्स साफ दिखाई दे रहे थे। 5 स्टार्स, 5 स्टार्स। इतने सारे हंटर्स में से स्लव भेजने के लिए उन्होंने 5 स्टार हंटर को चुना। अब इनू को सच में पैनिक होने लगा, क्योंकि उसे पता था 5 स्टार हंटर किस लेवल का होता है। माफ कीजिए, मैं देर से आया, आदमी ने विनम्रता से कहा। मेरा फोन डेड हो गया था और मुझे रास्ता पूछना पड़ा। फिर उसने कहा, तुम ब्लेक हो, सही? मेरा नाम एशन है। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। फिर वह थोड़ा असहज होकर बोला, माफ करना, क्या मैं तुम्हारा टॉयलेट यूज कर सकता हूं? ब्लेक ने डोजो की ओर इशारा किया। अंदर ही वॉशरूम था। आशन जल्दी जल्दी अंदर भाग गया। इन्नू ने तुरंत ब्लेक से पूछा, क्या सभी 5 स्टार ऑल्टर्ड हंटर्स अपने मार्क्स ऐसे ही दिखाते घूमते हैं? ब्लेक ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैंने भी पहली बार किसी 5 स्टार हंटर को इतने करीब से देखा है। ब्लेक का बॉडी लैंग्वेज साफ बता रहा था कि वह चिंतित है।
हमें टेस्ट जल्दी खत्म कर लेना चाहिए ताकि वह यहां से जल्दी चला जाए। अगर वह ज्यादा देर यहां रहा तो पता नहीं क्या हो सकता है अगर उसे सब पता चल गया। इनू पूरी तरह सहमत था, क्योंकि सच कहें तो एशन यहां उसी की वजह से आया था। ठीक है, एक जोड़ा रावोजो के अंदर से आई। चलो ये असेसमेंट शुरू करते हैं। एशन बाहर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। कम से कम एक बात अच्छी थी, एशन काफी खुशमिजाज इंसान लगता था। जब वे ट्रेनिंग हॉल में पहुंचे, एशन और ब्लेक आपस में बात करने लगे। उन्हें किसी तरह का टेस्ट तय करना था। ब्लेक स्पैरिंग मैच का सुझाव दे रहा था, लेकिन एशन को यह आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। तभी एशन की नजर एक ब्लैक बैग पर गई जो इनू लाया था। वह काफी बड़ा था, लगभग वैसा जैसा स्कीस रखने के लिए होता है। क्या मैं इसे देख सकता हूं? एशन ने पूछा। इनू ने इशारा किया वह बैग खोल सकता है। जैसे ही एशन ने अंदर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने अंदर से हथियार निकाले। रेड एक्सिस की एक जोड़ी। ये तो कमाल के हैं। क्या ये तुम्हारे हैं? इनू डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बस सिर हिला दिया। आशन ने पूछा, क्या तुम्हें इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है? इन्नू को पूरी तरह समझ नहीं आया कि वह क्या पूछ रहा है, लेकिन उसे अंदाजा था। लगता है हाँ। एशन मुस्कुराया। ठीक है, तो बस मुझे दिखाओ कि तुम इन एक्सेस को कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, तो मुझे लगता है तुम ये टेस्ट पास कर जाओगे। ब्लेक अभी भी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं रहा था कि एशन का असली मतलब क्या है। लेकिन शायद इस 5 स्टार हंटर से मिलकर वे दोनों कुछ ऐसा सीख सकते थे जो उनकी ताकत को अगले लेवल तक पहुंचा दे। डोजो में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। बीच में खड़ा इनू अपने हाथों में दो दो लाल कुल्हाड़ियां पकड़े हुए था, और यही सन्नाटा उसे और भी ज्यादा नर्वस कर रहा था। उसकी हालत को और खराब कर रहे थे वे दो लोग जो उसके बगल में खड़े होकर उसे बेहद गहरी नजर से देख रहे थे। बस सांस लेने की कोशिश करो, रिलैक्स रहो, और ये भूल जाओ कि हम यहां खड़े हैं, एशन ने कहा। मैं तो यही कर रहा था। जब तक तुमने बोलना शुरू नहीं किया था, इनू ने मन ही मन झुंझलाते हुए सोचा। लेकिन उसे अपना कौशल दिखाना ही था। उसने आंखें बंद कर ली। ऐसा करने से उसका ध्यान और ज्यादा केंद्रित हो गया। वह खुद को एक गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ठीक से नहीं पता उस हंटर का क्या मतलब था जब उसने पूछा कि क्या मुझे कुल्हाड़ियों को सही तरह से इस्तेमाल करना आता है। लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं। उसके दिमाग में पुराने पल घूमने लगे। जब वह गैंग के लोगों से लड़ रहा था, तब इन कुल्हाड़ियों से एक अजीब शक्ति निकलकर उसके शरीर में समा जाती थी। उससे उसकी ताकत बढ़ जाती, उसकी गति तेज हो जाती, और वह पहले से ज्यादा फुर्तीला हो जाता। लेकिन एक और बार ऐसा हुआ था, जब वह मिडवॉक से लड़ रहा था। उस पल ऐसा लगा था कि हथियार उसे ऊर्जा नहीं दे रहे थे, बल्कि उसकी खुद की ऊर्जा हथियार के अंदर खिंच रही थी। आखिर में वह कामयाब तो हुआ था। उसने मिडवॉक को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसके बाद इनु खुद हिल भी नहीं पा रहा था। तो सही तरीका कौन सा है? हथियार से ऊर्जा लेना या अपनी ऊर्जा हथियार को देना? इनु उलझन में था। लेकिन मिडवॉक के साथ जो हुआ था, वह पूरी तरह मजबूरी में हुआ था। वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सके। दूसरी तरफ पहला तरीका, उसमें वह थोड़ा माहिर हो चुका था। धीरे धीरे हथियारों से ऊर्जा जा निकलकर उसके शरीर में भरने लगी। इनु ने आंखें खोली और कुल्हाड़ी को हवा में घुमा दिया। एक बार, फिर दूसरा बार। दोनों कुल्हाड़ियां हवा को चीरते हुए साफ आवाज के साथ घूम रही थीं। क्योंकि यह सिर्फ एक प्रदर्शन था, इसलिए इनु ने सिर्फ हथियार ही नहीं चलाए, उसने अपने पैरों का भी इस्तेमाल किया। वह झुककर नीचे गया, जमीन पर रोल किया, और उसी गति से कुल्हाड़ी को और तेजी से घुमाया। रोलिंग पोजीशन से उसने अपने मजबूत पैरों के सहारे खुद को ऊपर उछाला और हवा में घुटना मारते हुए दोनों कुल्हाड़ियों को एक साथ घुमा दिया। जब इनु अपनी कला दिखा रहा था, ब्लेक ने बगल में खड़े एशन की तरफ देखा। वह जानना चाहता था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और जो उसने देखा, उसके चेहरे पर एक बेहद बड़ी मुस्कान थी। मुझे हैरानी हो रही है, एशन ने खुद से कहा। उसके दिमाग में उसका ओपोनेंट कौन है जिसके खिलाफ वह इतनी गंभीरता से लड़ रहा है, क्योंकि वह सच में बहुत जोर से लड़ रहा है। ब्लेक ने फिर से इनू की तरफ देखा, और तभी उसे एक बात समझ आई। हाँ,
इनू के कौशल प्रभावशाली थे, उसकी ताकत भी शानदार थी, लेकिन वह धीमा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घबराहट में लड़ रहा हो और जल्दी ही उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ ही सेकंड बाद इनू धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वह तेजी से गहरी सांसें लेने लगा और मैं मर गया, इनू ने निराश आवाज में कहा। उसके दिमाग में जो मिडवॉक की काल्पनिक छवि थी, वह धीरे धीरे गायब होने लगी। असल में इस छोटे से प्रदर्शन के दौरान इन्नू एक इमेजिनरी ओपोनेंट के खिलाफ लड़ रहा था, और क्योंकि वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहता था, उसने अपने दिमाग में सबसे ताकतवर दुश्मन को चुना, मिडवैक। अब जब वह मुश्किल से 1 मिनट ही टिक पाया था, तो उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। तभी तालियों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर घुमाकर देखा। एशन ताली बजा रहा था और उसके चेहरे पर वही बड़ी मुस्कान थी। तुम सच में प्रभावशाली हो, आशिन ने कहा। ऐसी जगह, ऐसे छोटे शहर में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारे जैसा कोई मिलेगा। जब मैंने ये हथियार देखे थे तो मुझे लगा था कि शायद ये तुम्हारे पास बेकार जा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। फिर उसने ब्लेक की तरफ देखा। ब्लेक, तुम्हारी नजर सच में टैलेंट पहचानने में अच्छी है। तुम इसकी पहचान कैसे करते हो? ब्लेक एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उससे पहले ही इनू बोल पड़ा। एक अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में, इनू ने जवाब दिया। मैं स्कूल नहीं गया, पैसे कमाने के लिए अलग अलग अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीनाज में लड़ता था। फिर उसने थोड़ा संकोच से पूछा, लेकिन क्या मैं सच में इतना अच्छा था? मुझे तो लगा मैं इन हथियारों को सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। एशन उसके पास आया, उसने हाथ बढ़ाया और कुल्हाड़ियां मांगी। इन्नू ने तुरंत उसे पकड़ा दी। तुम्हें यह महसूस हुआ, यही सबसे अच्छी बात है, आशिन ने कहा। इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में सोच रहे हो। जब मैंने पूछा था कि क्या तुम्हें हथियार चलाना आता है, मेरा मतलब उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी से था। उसने कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ा। कुल्हाड़ी हल्का सा कंपन कर लगी, उससे गर्मी जैसी ऊर्जा निकलती महसूस हो रही थी। एशन ने हाथ उठाया और कुल्हाड़ी को नीचे की ओर घुमाया। स्विश! वार की आवाज इतनी तेज थी कि हवा चीरती महसूस हुई, और जिस जगह कुल्हाड़ी गुजरी, वहां हवा में एक पतली सी कट की रेखा बन गई। वह एक पल तक हवा में टिकी रही, फिर गायब हो गई। हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, एशन ने कहा, उसे ची कहा जाता है। अगर तुम हथियारों की पूरी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखना होगा। तब हथियार अपनी ऊर्जा से तुम्हें शक्ति देंगे, और तुम अपनी ऊर्जा से हथियार को शक्ति दोगे। लेकिन हमेशा सावधान रहना। उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। ची एक अलग ही तरह की ऊर्जा है। अगर तुम बहुत ज्यादा दे दोगे, तो तुम तुरंत लड़ाई से बाहर हो जाओगे, और अगर उससे भी ज्यादा जोर डालोगे, तो तुम्हारी अपनी लाइफ एनर्जी खर्च होने लगेगी। इसलिए ऐसे हथियार इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान रखना। ब्लेक ये सब बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये पहली बार था जब उसने ऐसी किसी ऊर्जा के बारे में सुना था। उसके पिता ने उसे कभी इसके बारे में नहीं बताया था, और जहां तक उसे पता था, ऑल्टर्ड हंटर्स भी आपस में ऐसी बातें साझा नहीं करते थे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, ब्लेक ने धीरे से कहा। एशन मुस्कुराया। असल में यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लोग खुले में साझा करते हों। कई ऑल्टर्ड हंटर्स इसे इस्तेमाल भी करते होंगे, बिना ये जाने कि वे क्या कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसे मेरी तरह समझते हैं। उसने सिर खुजलाया। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑल्टर्ड हंटर होने के अलावा मेरी एक और पहचान भी है, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में सीखने का मौका मिला। लेकिन वह कहानी अभी तुम्हारे जानने के लिए थोड़ी ज्यादा है। ब्लेक समझ गया कि एशन किस बारे में बात कर रहा था, जैसे वह खुद एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने का दिखावा करता था, या इनू अभी भी हाउलर्स का हिस्सा था, साथ ही एक ऑल्टर्ड हंटर भी। इससे ब्लेक सोचने लगा, आखिर एशन की असली पहचान क्या होगी, जिससे वह इस शक्ति को इतनी गहराई से जानता है। एशन ने दोनों की तरफ देखा। इसे तुम दोनों के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड समझ लो, इतने प्रतिभाशाली इंसान को मेरे सामने लाने के लिए। अब जब तुम्हें इसके बारे में पता है, तो तुम खुद भी इसे तलाश सकते हो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे इतना तो साफ है कि तुम पास होके हो। बधाई हो, अब तुम एक ऑल्टर्ड हंटर हो। यह सुनकर इनु को अचानक याद आया कि यह पूरा परीक्षण आखिर किस लिए था। उसने अपने मजबूत बनने के रास्ते पर पहला कदम रख लिया था। एशन ने अंगड़ाई ली और जम्हाई ली। अगर कभी ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन में मुझे देखो,
तो आकर बताना कि तुम कितने मजबूत हो गए हो। मैं इंतजार करूंगा। ब्लेक ने झुककर सम्मान से सिर झुकाया। यहां आने के लिए धन्यवाद, और अपना जान हमारे साथ साझा करने के लिए भी। एशन ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं एसोसिएशन को बता दूंगा। फिर जब भी समय मिले आकर अपना इक्विपमेंट ले लेना और रजिस्ट्रेशन करवा लेना। यह कहकर वहां डोजो के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। आज का दिन सच में घटनाओं से भरा था। इतने कम समय में उसने दो दिलचस्प लोगों से मुलाकात कर ली थी। स्लफ सच में एक दिलचस्प जगह थी। रुको, इनू ने आवाज लगाई। एशन रुक गया। आई, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है, इनू ने कहा, और मैं इतना समझदार भी नहीं हूं कि खुद से सब सीख लूं। मैं ज्यादातर अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलता हूं, लेकिन इस बार वह काम नहीं करेगा। उसने सीधे एशन की तरफ देखा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे टीचर बन सकते हैं? क्या आप रुककर मुझे सिखाएंगे? ब्लेक ने तुरंत सिर घुमा लिया। यह योजना का हिस्सा नहीं था। असल योजना तो यह थी कि इनू उसके साथ जुड़ जाए और कोई दूसरा ऑल्टर्ड हंटर उनके पास ज्यादा देर न रुके। कृपया, इनू ने कहा, भले ही सिर्फ एक दो दिन के लिए। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे पास कोई है, कोई है जिसे मुझे बचाना है। एशन धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर वही बड़ी मुस्कान अभी भी थी। जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में दिलचस्प इंसान हो। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, 2-3 दिनों में मैं तुम्हें ची इस्तेमाल करना नहीं सिखा सकता, लेकिन एक और चीज है जो तुम जरूर सीख सकते हो। ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं थी। अगर एशन चाहता तो वह आसानी से कई लोगों को अपना शिष्य बना सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि एसोसिएशन में आने वाला लगभग हर व्यक्ति पहले से ही किसी न किसी के जरिए वहां लाया गया होता था। जैसे कि ब्लेक खुद उसे उसके पिता ने एसोसिएशन में लाया था। इसका मतलब था कि लगभग हर प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले से ही किसी के मार्गदर्शन में था। उनकी देखभाल हो रही थी, और उनकी ट्रेनिंग भी। दूसरी तरफ एशन इतना व्यस्त रहता था कि उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वह खुद किसी को ढूंढकर उसे शुरू से तैयार करे। ऐसा नहीं था कि एशन कभी शिष्य नहीं चाहता था। वह चाहता था एक प्रतिभाशाली छात्र जिसे वह ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन में शुरू से खुद तैयार करे। और अभी यह मौका बिल्कुल सही था। इसीलिए उसने बिना झिझक हाँ कह दिया। इस शहर में कुछ तो दिलचस्प है। आशन ने मन ही मन सोचा, अगर मेरा एक शिष्य यहां होगा तो मुझे यहां बार बार आने का बहाना भी मिल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इनू ने कहा, और उत्साह में सिर जमीन पर टिका दिया। एशन ने हाथ उठाकर उसे रोका। जैसा मैंने कहा था, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एशन बोला। मैं यहां आते आते रास्ता भटक गया था, इसलिए पहले ही काफी समय बर्बाद हो चुका है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि हम अभी से शुरू करें। शाम काफी हो चुकी थी, लेकिन इनू सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल बांस की तरह तनकर। वह किसी भी चीज के लिए तैयार था। ठीक है, मेरे पीछे आओ, हम बाहर सड़क की तरफ चलते हैं, एशन ने कहा। इनू और ब्लेक उसके पीछे पीछे डोजो से बाहर निकलने लगे। तभी एशन अचानक रुका। उसने गला साफ किया और ब्लेक की तरफ मुड़ा। माफ करना ब्लेक, लेकिन जो मैं अब दिखाने वाला हूं वह सिर्फ मास्टर और प्यूपिल के बीच की चीज है। उम्मीद है तुम समझोगे। यह कहकर एशन और इनू आगे बढ़ गए। वे ब्लेक के घर से बाहर निकल गए और उसे डोजो में अकेला छोड़ दिया। ब्लेक वहीं खड़ा रह गया, हैरान, बिल्कुल खाली नजर से सामने देखते हुए। अभी हुआ क्या? ब्लेक ने सोचा। क्या एक 5 स्टार ऑल्टर्ड हंटर ऐसे ही स्लव की सड़कों पर घूम रहा है? नहीं, मुझे इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। असल सवाल यह है, वह इनू को क्या सिखाने वाला है जो मुझे देखने की अनुमति नहीं है? क्या इनू मुझसे भी बेहतर ऑल्टर्ड हंटर बन जाएगा? एशन की ताकत देखने के बाद ब्लेक समझ चुका था, उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। उसे यह भी पता था कि किसी दूसरे से ट्रेनिंग लेना शायद उसके लिए सही नहीं होगा, लेकिन उसका पिता अक्सर घर से दूर रहता था, और जब वे साथ होते भी थे तो उसके पिता की ट्रेनिंग का तरीका कुछ ऐसा था कि ब्लेक को खुद ही सब सीखना पड़ता था। असल में कोई सीधी ट्रेनिंग होती ही नहीं थी। अब तो मुझे और बेचैनी हो रही है, ब्लेक ने सोचा। उधर इनू एशन के पीछे पीछे चलता हुआ हाउसिंग एस्टेट से बाहर निकलकर शहर की तरफ आ रहा था। तभी अचानक उसे एक बात समझ आई। रुको, ये मुझे आखिर ले कहां जा रहा है, और मैं ही इसके पीछे क्यों चल रहा हूं? इसने तो कहा था कि यह पहले कभी यहां नहीं आया। आशन अचानक रुक गया।
बस ये जगह ठीक है। वह कुछ रेस्टोरेंट्स के बीच बनी एक चौड़ी गली में घुस गया। गली काफी चौड़ी थी क्योंकि रेस्टोरेंट वाले अपना सारा कचरा पीछे इसी जगह फेंकते थे। और सच कहें तो उस जगह से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि इनू को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ये मुझे यहां क्यों लाया है? इनू ने सोचा। क्या पेट को ट्रेन करने की कोई सीक्रेट तकनीक है जिससे मैं ची को बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकूं? क्योंकि एशन को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस बदबू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आशिन ने चारों तरफ देखा। कोई भी आसपास नहीं था। उसने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे हवा में उछालने लगा। तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? आशिन ने पूछा। मैं तुम्हें ची नहीं सिखाने वाला। उसे सीखने में बहुत समय लगता है। और जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं उससे तुम आखिरकार खुद ही उसे समझ जाओगे। इस तरह मैं नियम भी नहीं तोड़ रहा। फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आई। लेकिन जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं वह बिल्कुल अलग है। और शायद थोड़ा दुनिया से बाहर जैसा लगे। अगर इन्होंने ने पहले एशन को लड़ते हुए ना देखा होता तो उसे लगता कि वह बस अपनी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। लेकिन अब वह किसी बड़ी चीज की उम्मीद कर रहा था। एशन ने पत्थर को गली के दूर तक फेंक दिया। पत्थर उड़ता हुआ गया और आखिर में जमीन पर गिर गया। इन्नू ने भौहें सिकोड़ ली। ओह, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? उसने पूछा। एशन मुस्कुराया। उसने एक और छोटा पत्थर उठाया। ध्यान से देखो, उसने कहा। आखिर तक देखना। उसने फिर से पत्थर फेंका। इन्नू ने इस बार पलक भी नहीं झपकाई। पत्थर उड़ता गया और फिर जमीन पर गिर गया। मुझे तो कुछ भी अलग नहीं दिखा। उसे लगा शायद ये कोई मजाक है। एशन हंस पड़ा। ठीक है, इसे थोड़ा साफ करके दिखाता हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उंगलियां पूरी तरह फैली हुई थी। इनू उसकी हथेली को ध्यान से देख रहा था। और तभी अचानक एक छोटा पत्थर उसकी हथेली में प्रकट हो गया। आशिन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर उसे ऊपर नीचे उछालने लगा। इनू की आंखें फैल गईं। वह बाएं देखने लगा, फिर दाएं। फिर उसने अपनी आंखें मल लीं। यह पत्थर आया कहां से? क्या यह उड़कर आपके हाथ में आया? यह क्या है? कोई जादू? आशिन हंसने लगा। यह जादू नहीं है। हालांकि सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि यह क्या है। एक दिन अचानक मैं ये करने लगा। मैं चीजों की दिशा नियंत्रित कर सकता हूं। जब मैं पहले पत्थर फेंक रहा था, अगर तुम ध्यान से देखते तो तुम्हें दिखता कि वह हवा में बाएं दाएं मुड़ रहा था। फिर उसने हाथ आगे किया। पत्थर अब हवा में तैर रहा था। और अगर चीज बहुत भारी ना हो तो मैं उसे ऐसे वापस अपने हाथ में ला सकता हूं। इनू की आंखें चमक उठी। उसे पूरा यकीन था कि यहां कोई धागा या ट्रिक नहीं थी। उसे एशन की बात पर विश्वास करना पड़ा। एशन मुस्कुराया। जब मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ियां देखी तभी मेरे दिमाग में यह बात आई। सोचो, अगर तुम्हारे पास यह शक्ति हो, अगर तुम अपनी ची कुल्हाड़ी में भेजकर उसे दुश्मन की तरफ फेंको और फिर उसकी दिशा नियंत्रित कर सको, तो वह बिना चूके दुश्मन को लगेगी और फिर वापस उड़कर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। एशन की बात सुनते ही इनू के दिमाग में तुरंत एक दृश्य उभर आया। अगर वह मिडवॉक से दोबारा लड़े तो यह शक्ति कितनी काम आएगी। एशन ने आगे कहा, यह ऐसी चीज नहीं है जो ऑल्टर्ड हंटर्स सिखाते हैं। और इसका मेरी नौकरी से भी कोई संबंध नहीं है। मैं बस एक दिन अचानक यह कर सका। इससे ऑल्टर्ड्स का शिकार करना काफी आसान हो गया। और सच कहूं तो मैंने यह कौशल किसी और को कभी नहीं दिखाया। अब इनू समझ गया क्यों ब्लेक को साथ आने नहीं दिया गया था। फिर उसके मन में एक सवाल आया। रुको, उसने कहा। आपने कहा कि एक दिन आपको बस यह करना आ गया और किसी ने आपको नहीं सिखाया। तो इसका मतलब आपको खुद भी नहीं पता कि यह दूसरों को सिखाया जा सकता है या नहीं। एशन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। मैं काफी समय से एक शिष्य चाहता था ताकि देख सकूं कि क्या यह किसी और को सिखाया जा सकता है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर यह सच में काम कर गया तो इसे सिर्फ आपातकाल में इस्तेमाल करना। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो शायद वे तुम्हारा शरीर काट काट कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि तुम यह कैसे करते हो। यह सुनकर इनू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसे थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि शायद वह यह शक्ति सीख ही न पाए। अगर यह सच में सिखाई जा सकती तो शायद दुनिया में बहुत से लोगों के पास ऐसी शक्तियां होती। या फिर शायद ऐसे लोग दुनिया में थे लेकिन वे खुद को छिपा कर रखते थे। लेकिन एक बात तय थी, अगर वह यह शक्ति सीख गया तो लड़ाई में उसे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। चलो करते हैं।
इन्नू ने उत्साह से कहा, चलो इस शक्ति को सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे पता था तुम इसके लिए सही व्यक्ति हो। इन्नू तुरंत जमीन से पत्थर उठाने लगा। वह ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तैयार था। वह दिन रात मेहनत करेगा क्योंकि उसके पास समय कम था। एशन उसे देखते हुए सोच रहा था, अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो शायद यह दुनिया ही बदल दे, या कम से कम भविष्य जरूर बदल देगा। लेकिन एक बात तय थी, इन्नू बहुत जल्दी एक 5 स्टार हंटर बन सकता था। तभी इन्नू ने अचानक पूछा, एशन आप ठीक हैं? एशन ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आपकी नाक से खून निकल रहा है। एशन ने जल्दी से हाथ से अपना चेहरा पोंछा। ओह, ये, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं। चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं।